भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार अब इसको आज का देख लेते हैं। तो यार अभी तक अब हमारे वो क्लासिकल टाइप थी, नॉन क्लासिकल टाइप अब हमारी सिग्नलिंग होने वाली, जिसमें हम बात करेंगे डेल्टा नॉच सिग्नलिंग, जो हम लोग का डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो कि कौन सी सेल आगे जाके क्या बनेगी, फेट डिफाइन करने में भी वो हेल्प कर रही है। जैसे हम बात करेंगे किस चीज की, जब हम वल्वा फॉर्मेशन देखते हैं सी एलिगन में, उसमें देखते हैं एक एंकर सेल होती है, एक आपकी क्या सेल होती है, एक आपकी वल्वा प्रिकर्सर सेल होती है। तो कौन सी एंकर सेल बनेगी, कौन सी आपकी वल्वा प्रिकर्सर सेल बनेगी, उस पर कौन हेल्प कर रहा है, आपका डेल्टा नॉच सिग्नलिंग उसमें आपकी हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ हम वेंट सिग्नलिंग की बात करेंगे। वेंट सिग्नलिंग में क्या था भाई, वेंट सेगमेंट पोलैरिटी की जब हम बात कर रहे थे ना, सेगमेंट पोलैरिटी जब बात करेंगे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कि कौन सा सेगमेंट एंटीरियर होगा, मतलब समझ रहे हो ना, एक तो एंटीरियर जहां हेड होता है वो उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, और जहां टेल होती है वहां हम पोस्टीरियर बोलते हैं। लेकिन अब ये सोचिए ना, एक सेगमेंट, मतलब अगर हम छोटा सेगमेंट काटें किसी चीज का, कि जैसे हम बात करें किस चीज की, एनालिट्स की हम बात करें, तो अब पूरी बॉडी को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, उसमें भी एक आप एंटीरियर साइड देखने वाले, एक पोस्टीरियर साइड देखने वाले, तो दैट मींस वो क्या है, वो सेगमेंट की पोलैरिटी बता रहा है। उसमें आपका जो ये इवेंट सिग्नलिंग है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। साथ ही हम बात करें हेजहॉग सिग्नलिंग भी आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, मतलब ये जो सारी सिग्नलिंग है आपकी मोस्टली आपकी किस में काम करने वाली है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप देखने वाले हो। फिर आएगी बात आपके टीएनएफ रिसेप्टर की बात आने वाली है, यहाँ पे शायद वो मेंशन नहीं किया मैंने। एक आप हम लोग बात करेंगे किसकी, आपके एनएफ कापा बीटा सिग्नलिंग की, जो आपका जैसा साइटोकाइन इन्फ्लेमेशन जो रिस्पांस आ रहा है बॉडी के अंदर, वो इन्फ्लेमेशन रिस्पांस किसकी वजह से आ रहा है, वो हम उस सिग्नलिंग की बात भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो करें फिर स्टार्ट। तो यार जो पहली सिग्नलिंग हमारी रहने वाली दैट इज डेल्टा नॉच। कैसी डेल्टा नॉच, कैसी सिग्नलिंग है पहले ये बताओ भाई। ऑटोक्राइन है, एंडोक्राइन है, पैराक्राइन है, जुक्स्टाक्राइन है, कौन सिग्नलिंग है ये? हम्म, पता नहीं। ओके, ये भी बहुत बढ़िया बात। कौन सी है भाई, जुक्स्टाक्राइन क्यों है? मुस्कान का आंसर आ गया, हाँ। जुक्स्टाक्राइन क्यों है ये, क्या होती है जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग? रट लिया, क्या होती है भाई? वो सिग्नल रिसीव करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है। बहुत गलत। कॉम्पिटेंट तो जो भी सेल, वही वही तो रिस्पॉन्स करेगी जो कॉम्पिटेंट होगी। क्या होता है जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग? आपका सेल टू सेल कांटेक्ट, मतलब फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, कि एक सेल है जो सोर्स है आपका, ये मान लीजिए आप सोर्स है, सोर्स सेल है, और एक आपकी कौन सी सेल होगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो रिस्पॉन्स करे उसको बोलते हैं रिस्पॉन्डर, है ना? क्या, रिस्पॉन्डर, टारगेट भी बोले या रिस्पॉन्डर बोले ज्यादा बेटर रहेगा। रिस्पॉन्डर टारगेट में तो अलग ही चीज हो जाता है ना, क्या टारगेट हमारा। तो आपका क्या, जो सोर्स और जो आपका क्या है रिस्पॉन्डर है, वो क्या होगा, अब सोर्स के पास क्या होगा, सोर्स के पास क्या होगा, सिग्नल, है ना? अब सोर्स के पास सिग्नल होगा, दैट मींस इसके पास ये सिग्नल मॉलिक्यूल है। सिग्नल मॉलिक्यूल को हम क्या बोल सकते हैं, लाइगेंड। दूसरा रिसेप्टर के पास क्या होगा, इसके पास क्या होगा, रिसेप्टर होगा। रिस्पॉन्डर तभी तो रिस्पॉन्स करेगा जब उसके पास क्या होगा। सिंपल बेसिक सा डिफरेंस क्या था आपका, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, जो सोर्स है और जो आपका रिस्पॉन्डर है, सोर्स कौन सी सेल होती है, जो सिग्नल लेके आ रही है, जो सिग्नल रिलीज करेगी या उसके सिग्नल जिस पर प्रेजेंट रहेगा, जो इंस्ट्रक्शन देगा, दैट इज सोर्स। जो रिस्पॉन्स करेगा वो रिस्पॉन्डर होगा, और रिस्पॉन्डर सिर्फ वही होगा कौन, जिसके पास क्या होगा, उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। अब देखिए, जो सोर्स, जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल, दोनों कैसे हैं आपके, ट्रांसमेम्ब्रेन नेचर के, वो रिलीज नहीं होंगे, सेक्रेटरी नेचर के नहीं है वो। तो इसमें क्या होगा आपका, जो आपकी सोर्स और रिस्पॉन्डर है तभी सिग्नलिंग हो पाएगी, कब, जब दोनों आपस में क्या रहेंगे, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे। समझ गए ना बात को? तो अब ये सिग्नलिंग आपकी कैसी होगी, आपकी जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग है, मेंशन है यहाँ पे कहीं नहीं है ना? मेरी बात समझे आप? अब देखिए इसमें क्या होता है, जो डेल्टा है वो आपका लाइगेंड है, दैट मींस वो क्या है आपका, सिग्नल मॉलिक्यूल। नॉच क्या है आपका इसमें, रिसेप्टर। अब देखो दोनों ही क्या है आपके, किस में अटैच है, मेम्ब्रेन में अटैच है। तो अब क्या हो सकता है इसमें कंफ्यूज, क्या सोर्स है क्या सिग्नल है, नहीं सॉरी, क्या सिग्नल है क्या रिसेप्टर है। तो सिग्नल आपका कौन सा इसमें, डेल्टा, डेल्टा आपका सिग्नल हो गया, नॉच आपका रिसेप्टर हो गया। समझ रहे हो बात को, क्या सीन है, कि जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग है, डेल्टा नॉच सिग्नलिंग, इसमें आपका जो सोर्स है
उसका जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो सिग्नल मॉलिक्यूल अटैच है किसके अंदर, अटैच बोले या आपके ट्रांस मेम्ब्रेन एम्बेडेड है, वो मेम्ब्रेन में क्या है एम्बेडेड है वो। ऐसे आपका रिसेप्टर तो हर सेल में आप देखोगे जो भी रिसेप्टर होगा वो हमेशा कैसा होगा आपका ट्रांस मेम्ब्रेन नेचर का होगा, वो एम्बेडेड ही होगा। क्लियर। अब डेल्टा वही है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे दोनों। अगर हम बात कर रहे हैं अर्ली डेवलपमेंट में तो हम लोग इसमें सी एलिगन की बात करेंगे और सी अर्चिन की बात करेंगे। इनमें डेल्टा नॉच सिग्नलिंग के थ्रू कई सारा मैंने बताया ना आपको क्या होता है इसके थ्रू, कि सेल फेट डिसाइड होता है कि सेल आगे जाकर क्या बनाएगी, ये सेल क्या बनने वाली है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो डेल्टा उसके पास है या नॉच उसके पास है। क्लियर। फिर ये क्या करेगा आपको सेल्फ फेट डिटर्मिनेशन में काम करने वाला है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कौन सा वाला, कि जब सी अर्चिन में क्या बनेगा वल्वा का फॉर्मेशन होता है तो कौन सी सेल आपकी क्या बनने वाली है, आपकी एंकर सेल बनने वाली है, क्योंकि एंकर सेल ही क्या करती है रिस्पॉन्डर की तरह सॉरी सोर्स की तरह काम करेगी, वो सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करेगी और साथ की सेल को क्या बताएगी कि आपको क्या बनना है। तो दैट मींस वो कैसा काम कर इंड्यूसर का काम कर रही है ना। ऐसे ही आप देखोगे आई लेंस के फॉर्मेशन में वहां पर भी कुछ ऐसी ऑप्टिक वेसिकल में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो आपका क्या करेंगे इंड्यूसर की तरह काम करने वाली सेल रिलीज करेंगी, सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे और बाकी आस पड़ोस की सेल को बताएंगे उनको क्या बनना है। अब देखो सिग्नलिंग हो कैसे रही वो समझो आप बात को। अब यहां पर क्या है आपकी एक सेल क्या होगी, यहां पर दो सेल है ना, ये आपकी क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऊपर वाली एक सेल है, फिगर को समझ लेना आप एक बार, नीचे आपकी दूसरी सेल है, मेरी बात को समझ रहे हो कि दो सेल की मेम्ब्रेन है, एक का आपका डेल्टा, डेल्टा क्या है आपका लाइगेंड, दूसरे में क्या है आपका रिसेप्टर नॉच प्रेजेंट, ये समझ गए आप बात। अब जैसे ही आपका क्या होगा दो सेल आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगी तो डेल्टा नॉच की आपके में क्या होगा बाइंडिंग होगी, है ना। अब जब डेल्टा ने नॉच को बाइंड किया तो यहां पर कुछ एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रोटीज एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे एक प्रोटीज का नाम बोलो टीएसी, ये कहां प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होता है और ये क्लीव कर देगा कहां से एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट को, ये जो दिखाया हुआ है किसको, नॉच है क्या, रिस्पॉन्डर तो सेल है रिसेप्टर, है ना, रिसेप्टर का एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट को उसने क्लीव कर दिया। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट क्लीव होता है तो अंदर भी एक एंजाइम होता है दैट नेम इज गामा सेक्रेटीज। अब गामा सेक्रेटीज क्या करेगा इसको अंदर साइटोसोलिक फेज से क्या करने वाला क्लीव करने वाला है। अब जैसे ये क्लीव होगा आपका तो क्या बन जाएगा आपका एक नॉच इंट्रासेलुलर डोमेन रिलीज हो जाएगा कहां से रिसेप्टर से, सिंपल सी सिग्नलिंग, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज होगा ये अंदर चला जाएगा कहां पर साइटोसोल में, सॉरी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में जाने के बाद क्या करेगा एक प्रोटीन के साथ है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ ये बाइंड कर जाएगा, सीएसएल के साथ बाइंड करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस जीन का एक्सप्रेशन होगा, कौन से जीन का, जो आपका इस रिसेप्टर सिग्नलिंग बेस्ड क्या क्या होंगे आपके जीन होंगे। मेरी बात को समझ रहे हो, सिंपल कहानी क्या हुई है कि आपकी पहले क्या था कि आपका डेल्टा अलग था नॉच अलग था, सिग्नलिंग कब होगी जब डेल्टा नॉच आपस में क्लोज में है ना, डेल्टा नॉच क्लोज में आए तो एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा एंजाइम टीसी टीएसी, टीएसी एक्टिवेट हुआ, इसने जो साइटोसोलिक फेज में जो पार्ट था किसका रिसेप्टर का उसको क्लीव कर दिया, साइटोसोलिक नहीं सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर जो आपका रिसेप्टर का जो पार्ट है उसको क्लीव कर दिया, उसको हटा दिया। जैसे वो क्लीव हुआ तो एंजाइम आपका एक्टिव सॉरी आपका रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, रिसेप्टर के एक्टिवेशन होते ही क्या हो रहा है गामा सेक्रेटीज एक्टिवेट हो जाएगा, गामा सेक्रेटीज एक्टिवेट होता है तो इंट्रासेलुलर ये क्लीव कर देता है, एनआईसीडी बना देगा ये कौन सा नॉच इंट्रासेलुलर डोमेन को क्लीव कर देगा। और जब ये क्लीव होगा पहले तो बंधा हुआ था ना किसके साथ में अटैच था ये रिसेप्टर के साथ में, अब ये क्लीव हो गया फ्री हो गया, अब ये फ्री होगा तो इसके पास कुछ क्या होंगे न्यूक्लियस लोकलाइजिंग सिग्नल एनएलएस होंगे इसके पास। अब उसके थ्रू ये न्यूक्लियस में जाएगा और उससे रिलेटेड जीन का क्या करा देगा ट्रांसक्रिप्शन करा देगा, मतलब जीन में जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होगा कि जो उसका सेल्फ फेट होगा, मेरी बात को समझ रहे हो ना, कि उसको सपोज का एक्टोडर्म बनना है, मतलब ऐसे हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, एक्टोडर्म बनना है तो एक्टोडर्म से रिलेटेड जीन का एक्सप्रेशन करा देगा। एक सेल एक्टोडर्म क्यों है एंडोडर्म क्यों है ये तो पता है आपको, क्योंकि उनके पास डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। कि मैं बात कर रहा हूं वही वाली एग्जांपल देते हैं सिंपल सा कि बीटा सेल क्यों है और गामा सेल क्यों है, या ए सेल क्यों अल्फा सेल क्यों है। अगर मैं पैंक्रियास की बात करूं तो वहां पे कई सारी सेल हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो मिला के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बना रही हैं आपकी पैंक्रियास। अब एक ही चीज से बनी होगी अल्फा सेल भी आपकी उसी सेल से जब डिवीजन हुआ होगा, अलग अलग अब है ना वो, पहले जब रहा होगा तो एक ही सेल तो रही होगी, सेल डिवीजन हुआ एक से दो सेल बनी, एक अल्फा बन गई एक बीटा बन गई, ऐसा ही तो हुआ होगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं, है ना। अब अल्फा अल्फा क्यों है क्योंकि वो ग्लूकागॉन का एक्सप्रेशन कर रही है, और बीटा बीटा क्यों है क्योंकि वो इंसुलिन का एक्सप्रेशन कर रही है। तो दैट मींस दो सेल का जब अलग अलग सेल क्यों बनी है वो बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन।
मेरी बात को समझ रहे हो भाई? अभी तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास है, थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, पर बाकी लोग तुम समझ रहे हो ना कि एक सेल क्यों है? क्योंकि उसका जेनेटिक एक्सप्रेशन अलग है। दूसरी सेल क्यों है? उसका जेनेटिक एक्सप्रेशन अलग है। अल्फा सेल क्यों है? क्योंकि वो क्या कर रही है, आपका ग्लूकागोन का एक्सप्रेशन कर रही है। बीटा सेल क्यों है? क्योंकि वो किसी दूसरे जीन का एक्सप्रेशन कर रही है। अगर वो सेम जीन का एक्सप्रेशन कर रही होती तो क्या हम उसको अलग अलग सेल कहते? नहीं कहते ना, क्योंकि अब मान लीजिए दो अल्फा सेल पड़ी हुई है, उसको आप अलग अलग नाम तो नहीं, अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे नहीं बोल रहे हो ना, आप अल्फा सेल बोल दे रहे हो, क्योंकि उनका जेनेटिक एक्सप्रेशन एक जैसा। क्लियर भाई? तो अब ये डेल्टा नॉट सिग्नलिंग क्या करा रही है, आपके डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रही है। डिफरेंशिएशन मतलब वही एग्जांपल वही देता हूं, अल्फा बीटा वाला ही देता हूं, वहां पर हम आपके एंकर सेल और बीपीसीज की बात करेंगे, बट वहां काम कहां पर, जब हम डेब बायो पढ़ रहे हैं तब हम वहां बात करने वाले। तो ये क्या करेगा भाई, ये इसको क्या सिग्नल देगा, ये जैसे अंदर सेल के अंदर कौन गया, ये एनआईसी बोलते हैं, नॉच इंटरसेलुलर डोमेन, जब अंदर गया किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर गया, तो उसने कुछ वल्वा प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट करवा दिया, या उसने क्या करा, एंकर सेल के जीन का एक्सप्रेशन करवा दिया। मेरी बात को समझ रहे हो? अब ये सेल क्या करेगी, इसको वीपीसी बनना है या एंकर सेल बन रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, आपके डेल्टा पे, कि सिग्नल कौन सा सिग्नल आ रहा है, सिग्नल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वहां पर ये बात करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हो, कि दोनों जो आपकी एंकर सेल थी और बीपीसी थी, अभी मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको, लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम डीप में पढ़े, एंकर सेल और बीपीसी जब बनी है, दो अलग अलग सेल, वो दोनों इक्विपोटेंट थी, मतलब मान लीजिए, अब जब सेल डिवीजन होता है ना, तो एक से दो सेल बनती है आपकी, है ना? क्या होता है माइटोसिस में, यही तो होता है, एक से दो सेल बनी। अब ये जो दो सेल बन रही हैं, ये दोनों कैसी हैं, आपके इक्विपोटेंट है। इक्विपोटेंट समझते हैं आप? इक्विपोटेंट मतलब दोनों के अंदर पोटेंशियल है बनने का, कि वो, अब यहां पर हम वल्वा सेल की बात करें या एंकर सेल की बात करूं या बीपीसी की बात करूं, तो ये वाली सेल भी आपकी क्या बन सकती है, एंकर सेल बन सकती है, और वीपीसी वल्वर प्रिकर्सर सेल की बात करूं मैं, तो अब दो ये वाली सेल भी एंकर सेल बन सकती है, और ये वाली सेल भी एंकर सेल बन सकती है, ये वाली सेल भी बीपीसी बन सकती है, ये वाली सेल भी बीपीसी बन सकती है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, इक्विपोटेंट, दोनों के अंदर पूरा पोटेंशियल है, बराबर पोटेंशियल है दोनों के अंदर। बट अब ये बीपीसी बनेगा या एपीसी बनेगा, ओ सॉरी बीपीसी बनेगा या एंकर सेल बनेगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कि उसको डेल्टा सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेरी बात को क्लियर है आप लोगों को भाई? तो इस तरीके से आपका डेल्टा नॉच क्या करता है, आपका ये रोल प्ले कर रहा है। हाँ, सेल्फ एड डिसाइड होगा बच्चे। अब देख लो, यही चीजें यहां पर बताई हुई कि डेल्टा क्या आपका ट्रांसमेम्ब्रेन, यहाँ पर आपका प्रोटीन है। दूसरा आपका नॉच की बात करूं तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, बट ये क्या आपका डेल्टा क्या आपका लाइगेंड है, और ये आपका क्या है, रिसेप्टर। अब डेल्टा लाइगेंड की बात करें तो सेंडिंग अ सेल बाइंड्स टू नॉच रिसेप्टर पे बाइंड करने वाला है, और रिसीविंग अ सेल, रिसीविंग सेल के ऑन मतलब रिसीविंग सेल के उसमें बाइंड करेगा, और रिक्वायर अ डायरेक्ट कांटेक्ट, क्योंकि ये आपकी जस्टाक्राइन सिग्नलिंग है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट यहां पे होना बहुत जरूरी है। जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो टीएसी प्रोटीएज एक्टिवेट हो जाएगा, जो क्या कट करने वाला है, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर वाला पार्ट कट करने वाला है। दूसरा, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर वाला पार्ट कट होगा, तो बाइंडिंग एक्सपोजेस क्लीवेज साइट फॉर, ये तो हो गया आपका ना, गामा सेक्रेटेज कट्स इनसाइड अ मेम्ब्रेन, ये क्या कट करने वाला आपका, इनसाइड वाला, यहां से ये कट कर देगा, गामा सेक्रेटेज ने यहां से कट किया, तो उससे क्या होगा, आपका एनआईसीडी डेवलप हो गए। एनआईसीडी है क्या आपका, नॉच इंटरसेलुलर डोमेन, नॉच इंटरसेलुलर डोमेन क्या कर जाएगा, एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस, बाइंड्स टू सीएसएल, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ, जब ये सीएसएल अकेले बैठा हुआ था तो कुछ नहीं कर पा रहा था, जैसे इसको क्या एनआईसीडी मिल रहा है, अभी एक्सप्रेशन करवाने लगा है सर्टेन जीन का, है ना? और जैसे ये करेगा, एक्टिवेट्स टारगेट में आपका हेस और हे की बात कर रहा है, कंट्रोल सेल फेट डिसीजन, अभी क्या कर रहा है, प्रमोट करेगा डिफरेंशिएशन इनटू स्पेसिफिक सेल फेट और इनहिबिट अल्टरनेटिव फेट्स। मेरी बात समझ रहे हैं? कि अब ये क्या कर देगा, एक डिफरेंशिएशन करवा देगा कि भाई आपको एंकर सेल ही बनना है, और दूसरा क्या कर देगा, इसको रोक भी देगा कि वल्वा प्रिकर्सर सेल नहीं बनना है। मेरी बात को समझे? क्लियर हो गई चीजें ये? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ऑनलाइन बताओ भाई आप लोग। बेंड, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल वेंट्रल यूट्राइन सेल बनेंगे, बट वो डिपेंड कर रहा है ना, आप खैर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम उसको डीप में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, अभी आप बेसिक से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये डिफरेंशिएशन में हेल्प करने वाला है। जैसे हम बात करेंगे एंकर सेल और वल्वा प्रिकर्सर सेल की कौन सी क्या बनेगी, वो हम वहां पे बात करेंगे। क्लियर है भाई? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? क्लियर? अब आ जाओ, दूसरा एक रिसेप्टर और है, फ्रिजल्ड रिसेप्टर, है ना? अब इसमें क्या होता है, आपका जो सेवन, ये फ्रिजल्ड जो रिसेप्टर है आपका, ये आपका क्या है, 7 टाइम ट्रांसमेम्ब्रेन पास है। 7 टाइम ट्रांसमेम्ब्रेन पास मतलब आपके किसकी तरह है, किसकी तरह है ये,
जीपीसीआर की तरह, है ना। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी क्या था आपका, सर्पेंटाइन प्रोटीन बोल रहे थे हम उसको, क्यों? क्योंकि वो 7 टाइम आपके मेम्ब्रेन को क्या कर रहा था, पास कर रहा था। और ये वेंट सिग्नलिंग की बात करें, ट्रांसडक्शन पाथवे, ये कहां काम करने वाला आपका, वेंट सिग्नलिंग में बात क्या करने वाला आपका, रोल प्ले करने वाला है। वेंट सिग्नल की बात करें तो विंगलेस प्रोटीन आपका ड्रोसोफिला में, और मॉम 2 सिग्नल आपका सी एलिगन में आप देखने वाले हो। देखेंगे मॉम 2 वगैरह सिग्नल की हम वहां पे डिटेल में बात करेंगे जीपीसीआर की तरह, बहुत बढ़िया। अब देखो जो आपकी ये वेंट जो सिग्नलिंग है, ये भाई दो तरीके की होती है। एक आपकी कैनोनिकल, एक आपका नॉन कैनोनिकल, है ना। कैनोनिकल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपका बीटा एक्टिन एक प्रोटीन है। ये बीटा बीटा एक्टिन बोल रहा हूं, सॉरी, बीटा कैटेनिन आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और टारगेट जीन का ये एक्सप्रेशन करवाएगा। नॉन कैनोनिकल की बात करो तो ये आपका क्या है, इसमें एक तो प्लेनर सेल पोलैरिटी में काम करने वाला है, तो ये साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट और सेल सर्वाइवल में ये हेल्प करने वाला है। मेरी बात को समझ रहे हो आप। दूसरा आपका IP3 डैग मीडिएटेड पाथवे है। अब समझ लीजिए आप, जो वेंट आपकी सिग्नलिंग है, वेंट फ्रिजिल रिसेप्टर की जो सिग्नलिंग होने वाली है आपकी दो तरीके की है, एक आपकी कैनोनिकल, एक आपकी नॉन कैनोनिकल। बारिश फिर शुरू हो गई है। कैनोनिकल की बात करें तो कैनोनिकल में क्या आपका बीटा कैटेनिन आप देखोगे, वहां पर एक प्रोटीन है बीटा कैटेनिन, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। दूसरी नॉन कैनोनिकल में आपका क्या होने वाला है, कि आपका प्लेनर सेल पोलैरिटी की बात करें, मतलब साइटोस्केलेटन का रीअरेंजमेंट होगा, और साथ साथ आपके सेल सर्वाइवल में ये इंपैक्ट करने वाला है। दूसरी तरफ आपका एक IP3 डैग पाथवे एक्टिवेट होगा, जिसमें आपका IP3 डैग पाथवे किससे एक्टिवेट हो रहा था, ये बताओ जरा। नहीं आप बताना, अगर पढ़ रहे हो तो पता चलेगा ना फिर। IP3 डैग कहाँ पे, कौन सा ये टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग, कौन सी थी, नॉन नॉन एंजाइम कौन सी सिग्नलिंग है ये, पहले तो ये बड़ा बड़ा ये बता दो भाई, कौन सी सिग्नलिंग में हमने ये जाना है। हाँ बताओ भाई। एडिनाइलिक साइक्लेज में और इंसुलिन में कौन सा एंजाइम एक्टिवेट हो रहा था। कहाँ पे बन रहा है IP3 डैग, तो कौन सा एंजाइम है जो आपका किसको तोड़ता था। नहीं PIP2 को तोड़ता था, कौन सा एंजाइम काम कर रहा था, PIP2 को तोड़ता नहीं था पहले तो शायद, PIP2 PIP3 और DAG में, तो कौन सा एंजाइम था वो। P10, अरे बच्चे तनु कुशवा, ये तो बहुत ज्यादा मामला आगे बढ़ गया। मुस्कान, फॉस्फोलाइपेज सी, और भी कुछ था, फॉस्फोलाइपेज सी, बीटा, क्या कर रहा था, ये तोड़ रहा था, है ना, फॉस्फोलाइपेज सी। चलो कोई नहीं, सॉरी वॉरी नहीं, बट आप मतलब ये आपका इंस्टिंक्ट ऐसा नहीं गलत आंसर देने से अच्छा है कि आप थोड़ा सोच के बोलो। तो फॉस्फोलाइपेज सी आपका ब्रेक डाउन कर रहा था ना, आपको ध्यान होगा वहां पर, फॉस्फोलाइपेज सी आपका IP3 और DAG में तोड़ रहा था। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर एक और चीज मैंने बताई थी आपको, क्रॉस सिग्नलिंग की बात करी थी। इंटरसेलुलर मतलब एक रिसेप्टर चल रहा है, तो वो दूसरे के साथ में क्या करता है, दूसरे दूसरे वाले पाथवे को भी एक्टिवेट कर सकता है, वही आप यहाँ पे देखने वाले हो। आपने कैनोनिकल की बात करी बच्चे, कैनोनिकल में क्या आपका बीटा कैटेनिन हम देखने वाले हैं कि बीटा कैटेनिन किस तरीके से रोल प्ले करता है ना। फिर स्टार्ट करें फिर। अब देखो ये क्या है कि इवेंट सिग्नलिंग आपका क्या करेगा, एक तो आपका सेल प्रोलिफरेशन में, प्रोलिफरेशन क्या होता है, प्रोलिफरेशन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो ग्रोथ, क्या ग्रोथ तो दो तरीके की होगी ना। कौन है, किसका माइक ऑन है भाई, ये आप माइक ऑफ करो, क्या होता है बताओ, व्हाट इज प्रोलिफरेशन, क्या होता है भाई। म्यूट ऑल तो है, ये किसकी आवाज आई थी फिर, क्या है प्रोलिफरेशन, क्या है, क्या होता है भाई, है अनकंट्रोल्ड नहीं बोलेंगे भाई, प्रोलिफरेशन तो नॉर्मल है ना, कि सेल डिवीजन इज प्रोलिफरेशन, सेल प्रोलिफरेट हो रही है, एक से दो सेल का बनना, दैट इज प्रोलिफरेशन। तो ये आपका ये जो वेंट सिग्नलिंग है, एक तो आपका प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करेगा, मींस ये सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला है। दूसरा ये साइटोस्केलेटन के रीअरेंजमेंट में काम करने वाला है। अब सोचो साइटोस्केलेटन का रीअरेंजमेंट हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, किस चीज में चेंज आएगा, सेल की मॉर्फोलॉजी में चेंज आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या करेगा, सेल मॉर्फोलॉजी में भी चेंज कर सकता है। हमारे साइटोस्केलेटन की वजह से तो न्यूरॉन्स कैसे हैं आपके, लंबे से न्यूरॉन हो रहे हैं। अगर हम बात करूं किस चीज की, आपके आरबीसी की बात करो तो बाइकॉन्केव शिफ्ट किस वजह से है, साइटोस्केलेटन की वजह से। समझ रहे हो ना बात को।
दूसरा ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन में हेल्प करने वाला भाई। तीसरा ये जीन रेगुलेशन में हेल्प करने वाला। मेरी बात समझ रहे हो? जो वेंट सिग्नलिंग पाथवे आपका पहला क्या करेगा, सेल प्रोलिफरेशन, कि सेल को डिवाइड करने में प्रमोट कर देगा, कि सेल तुम रुके हुए क्यों, तुम डिवाइड करो। दूसरा ये साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट में हेल्प करने वाला है। तीसरा ये मेटाबॉलिक पाथवेज या मेटाबॉलिक रेगुलेशन में हेल्प करने वाला है। चौथा क्या करने वाला है, ये जीन एक्सप्रेशन में। क्लियर? अब देखो होता क्या है, अगर हम सिग्नल ट्रांजैक्शन की बात करें तो देखो कैसे हो रहा है। अब ये कैसी सिग्नलिंग है, ये जेक्स्टाक्राइन है, पैराक्राइन है, ऑटोक्राइन है, किस तरह सिग्नलिंग होगी इसका सिग्नल मॉलिक्यूल कैसा किस टाइप का है, क्या बाइंड अप रहता है किसी अपनी सोर्स के साथ में या रिलीज हो जाता है? रैपिड नहीं बेटा, रैपिड नहीं बोलेंगे हम, रैपिड तो अलग चीज हो गई है, बट सेल डिवीजन में हम बात करेंगे ना, सेल डिवीजन प्रोलिफरेशन में सेल डिवाइड हो रही है, रैपिड डिवीजन इज डिफरेंट थिंग ना। अब देखो हो क्या रहा है, क्या है, कैसा कैसा रिसेप्टर है भाई, कैसा सिग्नल मॉलिक्यूल होगा आपका, ये पैराक्राइन टाइप की सिग्नलिंग होने वाली है, ऑटोक्राइन नहीं है कि खुद ही सेल सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज के खुद ही पे बाइंड नहीं कर रहा है, ये किसी दूसरी टाइप की सेल पे बाइंड करने वाला है। दैट मींस किस तरह की सिग्नलिंग हो गई आपकी, पैरा पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है आपका रिसेप्ट, जब देखिए एब्सेंट है, जब क्या नहीं है आपका वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, दैट सिग्नल मॉलिक्यूल जब एब्सेंट है तो क्या हो रहा है आपका, जो ये फ्रिजल्ड रिसेप्टर है ये इनएक्टिव पड़ा हुआ है, और जब इनएक्टिव पड़ा हुआ है तो क्या करेगा, ये डिसेबल्ड वगैरह क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहा है ना। और डिसेबल्ड अगर नहीं कुछ कर पा रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है आपका, ये क्या है आपके GSK3 हो गया, CKI हो गया, ऑक्सिन हो गया, APC हो गया, ये क्या बना रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। और उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं आपका, डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़ना, विनाश करना, यही तो होता है डिस्ट्रक्शन, कि वहां डिस्ट्रक्शन हो गया है, क्या बोलते हैं, तबाही हो गई है। तो इन डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सिंपल काम करता है ये आपका बीटा जो कैटानिन है, हम कौन से पाथवे की बात कर रहे हैं, कैनोनिकल पाथवे की बात कर रहे हैं, वहां पर कौन रोल प्ले करता है, बीटा कैटानिन। तो यहाँ बीटा कैटानिन होगा तो ये बीटा कैटानिन को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। GSK3 हमने और कहां पढ़ा था, क्या काम था इसका, GSK3 कहां पढ़ा था और क्या काम था इसका, अभी एमटोर वाले पाथ में नहीं पढ़ रहे थे हम, AKT। GSK3 करता क्या है, नाम क्या फुल फॉर्म, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज, ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन को इनहिबिशन नहीं करता है भाई ये, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ग्लाइकोजन को कैसे इनहिबिट कर दोगे, तो ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज क्या करता है आपका, ग्लाइकोजन सिंथेस को फॉस्फोराइलेट कर देता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है तो आपका ग्लाइकोजन सिंथेस इनएक्टिव हो जाता है। मेरी बात को समझे? तो अब देखिए ना, एक रोल तो वहां भी प्ले कर रहा था वो, किस चीज में, ग्लाइकोजन के बनाने में, ये ग्लाइकोजन के बनने को रोकने में काम कर रहा था, एक रोल यहाँ भी प्ले कर रहा है, तो दैट मींस क्रॉस टॉक ही तो हो रहा है, एक तो उस तरफ को भी एक्टिवेट, उस तरफ भी रोल प्ले कर रहा है और यहाँ भी रोल प्ले कर रहा है। तो आपके देखिए जो ये है एक्सिन हो गया, इसको हम बोलते हैं एडिना मेटोसिस पॉलिप्स कोलाई, ओ सॉरी एक्सिन नहीं, एपीसी को, एपीसी इज एडिनो एडिनोमेटोसिस पॉलिप्स कोलाई। दूसरा आपका सीकेआई क्या है आपका, केसिन काइनेज, और GSK3 क्या है आपका, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3। ये तीन चार मॉलिक्यूल और एक्सिन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बना तो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है आपका, बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट कर रहा है। जब बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो उसका यूबिक्यूटिनेशन होकर क्या हो जाता है, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो आप, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? क्या हुआ, सिंपल, कि सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है आपका, एक्सिन, GSK3, केसिन काइनेज और APC मिलके क्या बना रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। वो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वो काम करता है बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन, और बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या हो गया, कि अब बीटा कैटेनिन का यूबिक्यूटिनेशन होगा, बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब समझ लिए बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन हो गया तो दैट मींस साइटोसोल में बीटा कैटेनिन होगा, हूं कैसे बोल रहे हो, जब डिग्रेड हो गया तो कहां से वो रहेगा, उसका डिग्रेडेशन हो चुका है तो बीटा कैटेनिन यहां से चला गया। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि साइटोसोल में जो बीटा कैटेनिन था वो पकड़ पकड़ के सबको फॉस्फोराइलेट कर रहा है, फॉस्फोराइलेट कर रहा है, उसका यूबिक्यूटिनेशन हो रहा है, यूबिक्यूटिनेशन हो रहा है तो उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। अब डिग्रेडेशन हो गया तो भाई ये मामला हो गया सारा समाप्त, कुछ है नहीं प्रेजेंट। अब जब बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन हो गया, बीटा कैटेनिन के एब्सेंस में क्या है कि आपका एक प्रोटीन है ग्राउचो करके, जो आपका TCF के साथ बाइंड करके एक रिप्रेसर का काम कर रहा है। क्या करते हैं, रिप्रेसर, रिप्रेस करेंगे किस चीज के, ट्रांसक्रिप्शन को। मेरी बात समझ रहे हो, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा इसमें?
इसी को हम जब थ्योरेटिकल बात कर ले तो आप ये देख सकते हो क्या हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ वेंट सिग्नल मॉलिक्यूल ऑफ रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा। डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा तो बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन करवाएगा। कैसे? उसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा, उसका यूबिक्विटिनेशन होगा, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब जब उसका डिग्रेडेशन हो गया तो जीन रिप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका टीसीएफ, एलईएफ और आपका ये ग्राउचो क्या कर देंगे, आपके इनहिबिट करके रख रहे हैं। क्लियर है भाई? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि अगर वहां पर सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, सिग्नल मॉलिक्यूल कौन सा, वेंट, वेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आपके ये जो तीन चार लोग मिलके GSK3, CKI, APC और एक्सिन क्या बना रहे, एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बना, वो बीटा कैटेनिन को क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा। फॉस्फोराइलेशन कैसे करेगा, कहां से आएगा वो फॉस्फेट ग्रुप, काइनेज कैसे करते हैं, एटीपी को यूज करेगा। एटीपी से वो फॉस्फाइल आपका फॉस्फेट ग्रुप लेगा और बीटा कैटेनिन में लगा दे रहा है, और बीटा कैटेनिन में लगा दे रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है, यूबिक्विटिनेशन हो रहा है ना। और यूबिक्विटिनेशन हो जा रहा है तो ये डिग्रेड हो गया, तो इसके चक्कर में क्या पे ग्राउचो और टीसीएफ मिलके क्या करा रहे हैं, एक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है, रिप्रेस कर देता है उसको, रिप्रेशन मतलब उसको जीन का एक्सप्रेशन नहीं होने देगा। इतना क्लियर आप लोगों? और ये क्यों है, क्योंकि आपका यहाँ पर एक प्रोटीन है डिसेबल्ड, वो कैसी है, आपकी इनएक्टिव है। मेरी बात समझ रहे हो? ये इनएक्टिव है, क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि अभी आपका क्या नहीं है यहाँ पर एक्टिव, आपका रिसेप्टर एक्टिव नहीं है। क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? अब आ जाओ कि भाई क्या आ जाए, सिग्नल मॉलिक्यूल आ गया। जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल आता है, आपका वेंट मॉलिक्यूल ने बाइंड किया अपने फ्रिजल रिसेप्टर पे, और इसके साथ एक एसोसिएटेड प्रोटीन होती है एलआरपी। एलआरपी क्या है, मुझे नाम भूल रहा हूँ अभी, लिपिड कुछ करके होता है, एक बार चेक कर लेना आप लोग ना। एलआरपी के साथ में क्या करके बाइंड करेगा, जैसे इसने बाइंड किया ये एक्टिवेट हो जाता है, आपका डिसेबल्ड प्रोटीन एक्टिवेट। अब जैसे आपका डिसेबल्ड प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, ये फॉस्फोराइलेट कर देगा आपका जीएसके को। किसको? GSK3 को, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज को। अब इसने GSK3 को एक्टिवेट, जैसे इसने फॉस्फोराइलेशन किया, मतलब इस कॉम्प्लेक्स को फॉस्फोराइलेट कर देगा। अब जैसे ये फॉस्फोराइलेट हुआ, इसकी जो टेंडेंसी जो थी बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट करने की, वो हो गई है खत्म। अब ये बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाता। तब कि आपके सिग्नल मॉलिक्यूल ने बाइंड किया किसको, रिसेप्टर को। जैसे उसने रिसेप्टर को बाइंड किया तो आपका डिसेबल्ड प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। जैसे आपका डिसेबल्ड प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, वो क्या कर देगा, वो इसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा इस कॉम्प्लेक्स का। जैसे कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेट हुआ, ये आगे जाके इसकी फॉस्फोराइलेशन की जो टेंडेंसी थी वो नहीं रही। अब जब टेंडेंसी नहीं रहेगी तो ये बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा। अब बीटा कैटेनिन का अगर फॉस्फोराइलेट नहीं हो रहा है सपोज, तो क्या बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन होगा, नहीं होगा। अब जब इसका बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन नहीं हुआ तो बीटा कैटेनिन साइटोसोल में बढ़ जाएगा, है ना। कि अब मैं यहाँ से क्लास से लोगों को बाहर वगैरह तो क्लास खाली है, मतलब दैट मींस मैं बीटा कैटेनिन की बात करूं, और मैं आने दे रहा हूं तो बहुत सारे हो जाएंगे। कहां पर, क्लास मतलब इस साइटोसोल में बहुत सारे बीटा कैटेनिन। अब बीटा कैटेनिन क्या कर सकता है, मूव कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और जब वो न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगा तो ये टीसीएफ के साथ जब ये बाइंड करता है तो ये कैसा काम कर, ये एक्टिवेटर का काम कर जाएगा और जीन का एक्सप्रेशन करवा देगा। क्लियर है भाई? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? समझ गए ना बात को, कि एब्सेंस में क्या था, बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन हो रहा है, प्रेजेंस में बीटा कैटेनिन डिग्रेड नहीं हो रहा है। बीटा कैटेनिन डिग्रेड नहीं होगा तो बीटा कैटेनिन मूव कर जाएगा कहां पर, आपके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में मूव करेगा तो वो अपना एक्सप्रेशन करवा देगा जीन का। अभी आप देखोगे एंटीरियर पोस्टीरियर फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है आपके, आप एमपीवीए की हम जब बात करेंगे तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ये कौन सी प्रोटीन, आपकी डिसेबल्ड प्रोटीन और ये बीटा कैटेनिन। क्लियर है भाई? यहां कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन आप लोग बताइए भाई, क्लियर है? अब ये आ जाओ उसकी बात करते हैं, जब प्रेजेंस है तो आपका वेंट लिगेंड लाइगेंड क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा आपका फ्रिजल रिसेप्टर के साथ में, रिक्रूटमेंट ऑफ डिसेबल्ड प्रोटीन। अब डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, डीएस जो डिसेबल्ड है आपका जीएसके3 बीटा को इनहिबिट कर देगा, और जीएसके3 बीटा इनहिबिट हो जाएगा तो बीटा कैटेनिन आपका स्टेबलाइज रह जाएगा। बीटा कैटेनिन आपका स्टेबलाइज रह जाएगा तो बीटा कैटेनिन आपका न्यूक्लियस में मूव कर जाएगा। बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में मूव करेगा तो जीन का एक्सप्रेशन होगा, एक्टिवेशन होगा। यही बेसिक सा कंसेप्ट है आपका किसका, वेंट बीटा सिग्नलिंग का। क्लियर है भाई? अब जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कौन सा जीन एक्टिवेट होगा, क्या होगा, वो जब हम डेप बायो पढ़ रहे होंगे तो हम प्रॉपर मतलब बात करेंगे कि भाई एंटीरियर पोस्टीरियर का अगर फॉर्मेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कौन सी जीन एक्सप्रेस हो रहा है, वो हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। समझ में आया? अब आ जाओ भाई नॉन कैनोनिकल पाथवे। नॉन कैनोनिकल पाथवे में क्या, यहां आपको क्या नहीं दिखने वाला है, क्या नहीं दिखेगा,
आपको बीटा कैटेनिन नहीं दिखेगा, बताया ना कि बीटा कैटेनिन वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखो हो क्या रहा है कि आपका एक पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं कि जैसे आपका ये एक्टिवेट हुआ कौन सा डिसेबल्ड, डीवीएल वाला डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं, तो डिसेबल्ड क्या करता है आपका रैक 1 रॉ ए को एक्टिवेट कर देगा, रॉ रैक 1 रॉ ये रो ए एक्टिवेट होंगे तो ये जीएनके को एक्टिवेट करेंगे और रॉ को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से आपका एक्टिन का क्या होगा पॉलीमराइजेशन, आपका माइक्रोट्यूल का स्टेबलाइजेशन होगा। मैंने बात करी ना जो आपका ये कैनोनिकल नॉन कैनोनिकल जो पाथवे है ये क्या किस में हेल्प कर रहा है आपका, ये आपका स्ट्रक्चरल साइटोस्केलेटन को क्या करना स्टेबलाइज करने में हेल्प करने वाला है। कि आपकी जो बात करूं मैं वही आपकी आरबीसीज जो है वो कॉन्केव शेप के बाई कॉन्केव शेप क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है आपका जो ये आपका क्या बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इनको क्या वो उस तरीके से क्या हो चुकी है स्टेबलाइजेशन हो चुका है। तो आप सिंपल सा फंडा समझ लीजिए इस केस में क्या होने वाला आपका डिसेबल्ड एक्टिवेट होगा, ये आपकी रैक 1 और रो ए को एक्टिवेट करेगा, ये फर्दर जीएनके को एक्टिवेट करेंगे, रॉक्सी को एक्टिवेट होगा और एक्टिन का पॉलीमराइजेशन और माइक्रोट्यूब्यूल का स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा सेल पोलैरिटी की बात करें, सेल के मूवमेंट की बात, जैसे हम अमीबा वगैरह की बात करें तो देखा मूवमेंट क्यों हो रहा है सेल का, क्योंकि देखते हो ना आप उसका एंडोस्केलेटन नहीं सॉरी उसका जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट है, साइटोस्केलेटन जो है वो उस तरीके से मूव कर रहा है, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होना, तो सीडोपोडिया क्यों बन रहा है, क्योंकि वहां पर क्या उसका जो साइटोस्केलेटन में तो चेंजेस आ रहे हैं ना, क्लियर समझ रहे हो आप। तो ये क्या करता है आपका मॉर्फोलॉजी की बात करें या सेल की पोलैरिटी की बात करें उसमें ये हेल्प कर रहा है, कौन सा वाला पाथवे आपका ये वाला डिसेबल्ड वाला जो पाथवे है, क्लियर है। यहाँ पे पहले हम देख लें क्या किस तरीके से बताया। देखो वेंट जैसे आपका एक्टिवेट हुआ तो ये प्लेनर सेल पोलैरिटी में हेल्प करने वाला है, लाइगेंड बाइंड होगा, डिसेबल्ड का एक्टिवेशन होगा, डिसेबल्ड एक्टिवेट हो रहा था स्मॉल जीटीपीएस एक्टिवेशन होगा जिसमें हमने देखी ना वो रो वगैरह जो हम बात कर रहे हैं, ये आपका रो ए हो गया रैक 1 हो गया ये एक्टिवेट हो गए, इनके थ्रू सिग्नलिंग होगी। डाउन स्ट्रीम की बात करें तो रो आपका रॉक को एक्टिवेट कर देगा क्योंकि इसके बाद काइनेज प्रॉपर्टी फॉस्फोराइलेशन कर देगा, ऐसे क्या रैक का फॉस्फोराइलेशन होगा और फाइनली आउटकम क्या चेंजेस इन द सेल शेप में चेंज आने वाला है, सेल की पोलैरिटी में चेंज आने वाला है, सेल माइग्रेशन में इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट की डेवलपमेंट में भी क्या करेगा ये हेल्प करने वाला है। डेवलपमेंट मींस जब विकास हो रहा होगा, जब भ्रूण से मतलब एम्ब्रियो से जब क्या बन रहा है आपका आगे ग्रोथ हो रही है, समझ गए भाई, यहाँ कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। अब दूसरी तरफ आ जाओ आप, जैसे आपका डिसेबल्ड एक्टिवेट हुआ ये एक्टिवेट कर देता है आपका फॉस्फोलाइपेज सी को, अब तो सिंपल पता ही है आप लोगों को फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा तो उससे क्या होता है IP3 को डैग और सॉरी IP2 को डैग और IP3 में तोड़ देता है, याद है ना। IP3 और डैग टूटा, डैग क्या कर देगा आपका पीसीके को एक्टिवेट करके चला जाएगा कहां न्यूक्लियस के अंदर और कुछ जीन का एक्सप्रेशन करवा देगा। दूसरी तरफ का IP3 क्या कर देता आपका कहां पर प्रेजेंट होते हैं आप बताओ, कैल्शियम आयन चैनल कहां प्रेजेंट होते हैं ऑनलाइन में बताओ भाई आप लोग, बहुत बढ़िया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया ना आपको कैल्शियम आयन चैनल कहां प्रेजेंट है आपके और IP3 मेडिएटेड है वो, जैसे IP3 बाइंड करेगा कैल्शियम आयन चैनल ओपन तो कैल्शियम कहां आ गया साइटोसोल में आ गया, जैसे कैल्शियम बढ़ा तो कैलमोडुलिन वाले पाथवे को एक्टिवेट कर देगा और फाइनली क्या कर देगा वो आपके टारगेट जीन का एक्सप्रेशन करवा देगा, समझ रहे हो आप कैनोनिकल नॉन कैनोनिकल के कंसेप्ट ईआर मेम्ब्रेन में, बहुत बढ़िया मेरी बात को समझो आप। अब हमने क्या पढ़ा है भाई वेंट बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग में हमने क्या पढ़ी है कि दो तरीके की सिग्नलिंग होती है आपकी, पहली कैनोनिकल, कैनोनिकल में आपका बीटा क्या होता है एक्टिन, बीटा एक्टिन सॉरी बीटा कैटेनिन का रोल होता है। बीटा कैटेनिन क्या करता है कि जब जब आपका सिग्नल प्रेजेंट नहीं है तो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्योंकि डिसेबल्ड आपका क्या है इनएक्टिव है, कॉम्प्लेक्स बना डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बना वो आपका बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन कर दे रहा है, बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन हो गया तो बीटा कैटेनिन यूबिक्विटिनेशन डिग्रेडेशन में चली गई। दूसरी तरफ जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मींस वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आपका क्या हो जाएगा वो बाइंड करेगा आपके रिसेप्टर पे, क्या है रिसेप्टर का नाम फ्रिजल्ट और एलपीआर एसोसिएटेड भी है ना, दोनों एक्टिवेट होंगे डिसेबल्ड को एक्टिवेट कर देंगे, डिसेबल्ड एक्टिवेट हुआ GSK3 को फॉस्फोराइलेट कर देगा, GSK3 फॉस्फोराइलेट हो गया तो उससे क्या हो रहा था अब बीटा कैटेनिन को ये फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पा रहा है, अब बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन नहीं हुआ, बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन नहीं हुआ तो साइटोसोल में बीटा कैटेनिन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, वो न्यूक्लियस में मूव करेगा और अपने जीन का एक्सप्रेशन करवा देगा। अब आ जाओ नॉन कैनोनिकल में, नॉन कैनोनिकल में हमारे दो दो तरीके का पाथवे चल रहा है, एक आपका डिसेबल्ड मेडिएटेड में क्या हो रहा है आपकी कुछ काइनेज एक्टिवेट हो गए जैसे रैक 1 और रो एक्टिवेट हो गए, ये फॉस्फोराइलेट करेंगे आपके रॉक को और जेएनके को,
जैसे इनका एक्टिवेशन होगा ये आपका स्टेबलाइज कर देंगे आपका किसको, माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो आपका साइटोस्केलेटन है उसको स्टेबलाइज कर देंगे, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि उसकी जो सेल की पोलैरिटी, सेल की मूवमेंट, इससे क्या होगा, डिसाइड होगी। दूसरी तरफ ये क्या कर देगा, डिसेबल डी फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर रहा है, फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हुआ तो IP2 को IP3 और डैग में तोड़ देगा। डैग क्या कर रहा है आपका, PCK को एक्टिवेट कर देगा, PCK फिर क्या कर रहा है, CRB के साथ, CREB के साथ में मिलकर क्या हो रहा आपका न्यूट्रिशन, क्या होगा उसका, आपका टारगेट जीन का एक्सप्रेशन करवा देगा। क्लियर। दूसरी तरफ कैल्शियम बड़ा, सॉरी IP3 बड़ा, IP3 आपके क्या, IP3 मीडिएटेड कैल्शियम आयन चैनल को ओपन कर देगा जो ER में प्रेजेंट थे। कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो कैल्शियम कार्बोनिलिन पाथवे के थ्रू भी आपने देखा है कि किस तरीके से क्या करता है, वो अपना काम कर रहा है। समझ रहे हैं ना। अब यहां पर क्या हो गया कि दो अलग अलग पाथवे क्या कर रहे हैं, क्रॉस टॉक कर रहे हैं। समझे हो बात को, कि एक पाथवे क्या था चल रहा था आपका, बीटा कैटेनिन, नहीं नहीं वो अलग चीज होगा, बीटा कैटेनिन वाला मान रहा हूं मैं बात को भी है, लेकिन आपका ये IP3 डैग मेडिएटेड कहां एक्टिवेट हो रहे थे, अल्फा, जी अल्फा, इसमें तो आपका एडेनाइड साइक्लेट्स का काम था भाई। आज मैं इसका भी आपको तरीका बताऊंगा कि क्यों आपको याद नहीं रह रहा है। चलिए, वो आपका क्या था, क्यू, फॉस्फोलाइपेज सी तब एक्टिवेट हो रहा था क्यू वाले पार्ट में। अब देखो समझ गए ना बात को, कि फॉस्फोलाइपेज वहां एक्टिवेट होना था, लेकिन क्या हो गया, ये डायरेक्ट डिसेबल्ड भी इसको एक्टिवेट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह के दो अलग अलग पाथवे आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस टॉक कर रहे हैं। समझ गए ना, क्रॉस टॉक भी आप यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये सारी थ्योरी तो मैं आपको बता चुका हूँ, थ्योरी को आप एक बार जरा ढंग से देखना, कि मतलब मैं तो बहुत मतलब मैं तो डायरेक्टली आपको बताया ना फॉस्फोलाइपेज से एक्टिवेट हो जाएगा या फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया फॉस्फोलाइपेज सी मतलब PIP2 को PIP3 और DAG में तोड़ना, ये आप लोगों को पढ़ना है। मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। क्लियर है भाई। अब आ जाओ दूसरी सिग्नलिंग, आपकी हैजॉग सिग्नलिंग, जिसे हम HH सिग्नलिंग बोल रहे थे। हैजॉग याद है जब हमने बात करी थी, किसकी किसकी बात करी थी, ये कौन सी सिग्नलिंग पर, ये बताओ मुझे। ये आपके न्यूक्लियर सिग्नलिंग है, किस तरह की सिग्नलिंग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। और कैसे इसके सिग्नल मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पोलर होंगे, नॉन पोलर होंगे, कैसे होंगे, नॉन पोलर होते तो अंदर चले जाते ना, तो पोलर नहीं होंगे। तो इसके सिग्नल मॉलिक्यूल जो हैं वो कैसे होंगे, आपका पोलर नेचर होगा उनका। आ जाइए आप। अब इसमें क्या है, जो रिसेप्टर है आपका यहाँ पर पैचड रिसेप्टर काम कर रहा है, और सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर आपका, आपका हैजॉग। अब जो पैच रिसेप्टर है इसके साथ भी एक एसोसिएटेड प्रोटीन है, जैसे उसके साथ LPR थी, किसके साथ में, प्रेजेंट के साथ में। इसके साथ में क्या है आपकी स्मूदन्ड, मतलब एक तो पैच रिसेप्टर है ही, ये पैच रिसेप्टर कैसा आपका 12 बार, उससे भी आगे बढ़ गया है, किससे, GPCR से भी। तो 12 टाइम ये पास है। तुम समझ रहे हो 12 टाइम पास का मतलब, समझ रहे हो भाई क्या होता है, 12 बार क्या करेगा ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके, मतलब ये 12 बार ट्रांस मेम्ब्रेन पास होगा। अब देख लीजिए पैच्ड जो इसका मेन रिसेप्टर दैट इज पैच्ड, उसके साथ में क्या है, वो कैसा है उसका नेचर, वो ट्रांस मेम्ब्रेन है और 12 टाइम वो मेम्ब्रेन को पास कर चुका है, भेज चुका है। दूसरा, उसके साथ में जो एसोसिएटेड प्रोटीन दैट इज स्मूदन्ड, वो आपका क्या है, वो 7 टाइम क्या है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। समझ गए बात को। तीसरा, अब ये क्या करता है, ये आपका सेल डिफरेंशिएशन में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमिनेशन में, जो लिम्स होते हैं हमारे, लिम्ब मतलब मेरे हाथ पैर हैं जो, तो हाथ पैरों में मेरा एंटीरियर साइड बन रहा है और पोस्टीरियर साइड बन रहा है, क्यों बन रहा है, सोनिक हैजॉग की वजह से। समझ गए बात को। तो मतलब ये सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ये सोनिक हैजॉग सिग्नलिंग ना हो तो मेरी दोनों तरफ अंगूठे ही हो जाएंगे। मतलब हाथ का एंटीरियर पोस्टीरियर पता है आप लोगों को, दैट इज द एंटीरियर, जिस तरफ आपका अंगूठा है वो आपका एंटीरियर है, जिस तरह आपकी ये लिटिल फिंगर है वो आपकी क्या है, पोस्टीरियर साइड है। अब सोचिए आप कि सोनिक अगर हैजॉग सिग्नलिंग ना हो तो आपकी दो उंगलियां का जो ये शेप है, ये उंगलियों का शेप ही नहीं बनेगा, वो कैसा रह जाएगा, या तो अंगूठी हो जाएंगे। अगर मतलब सोनिक सिग्नल मॉलिक्यूल ज्यादा है तो आपके क्या होता है, ये उंगली का फॉर्मेशन होता है, ये लिटिल फिंगर का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर आपका सोनिक हैजॉग खत्म कम है तो आपका अंगूठे का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सोच लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है, कि अगर ये सोनिक ना होता तो मेरी दोनों तरफ अंगूठे होते, और अगर ये सोनिक हैजॉग बहुत ज्यादा होता तो दोनों तरफ क्या होती मेरे, छोटी वाली उंगलियां होती, मतलब ये अलग ही स्ट्रक्चर बन जाता। तो देख समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट ये आपका डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अब ये साथ साथ ये ड्रोसोफिला के आपके एंटीरियर पोस्टीरियर या एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमिनेशन में भी काम कर रहा है, कि अगर ये सोनिक हैजॉग कहाँ रिलीज ना होता, म्यूटेशन आ जाए किसमें, ड्रोसोफिला में, तो ड्रोसोफिला को पता ही नहीं कौन सा अगला हिस्सा बनना है, कौन सा पिछला हिस्सा बनना है, तो डेवलपमेंट सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा।
समझ रहे हैं बात को, कितनी इंपॉर्टेंट है सिग्नलिंग। अब देखो ये इस तरीके की सिग्नलिंग होती है भाई, के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल, देखो जब आपका क्या हैजॉक सिग्नल प्रेजेंट नहीं है तो ये इनहिबिट करके रख रहा है कौन, जो पैच रिसेप्टर है आपका, वो आपका इनहिबिट करके रख रहा है आपका स्मो को, एसएमओ को, मतलब स्मूदेंड प्रोटीन को। समझ रहे हो बात को, कि उसने उसको रोक के रखा हुआ है। अब जब उसने उसको रोक के रखा हुआ है तो ये क्या कर रहा है, जो आपका सी आई है, ये क्या था यार, मैं नाम बोल रहा हूँ, क्यूबिटस, एक मिनट, सी आई इज कहीं मेंशन होगा, सी आई क्यूबिटस इंटरप्टस। ये जो सी आई है आपका, इसकी कंडीशन ये है कि सी आई क्या था, ये एस यू एफ यू के साथ में बाइंड होकर बैठा हुआ है। ये जो आपके कॉस टू है, ये क्या है आपका, ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल में इसको एसोसिएट बांध के रखने में हेल्प कर रहा है। अब क्या हो रहा है देखो, जब आपका अभी क्या नहीं है, आपका हेजहॉग नहीं प्रेजेंट है, मतलब आपका स्वानिक नहीं प्रेजेंट होगा, जब आपका सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है तो इसने इसको इनहिबिट करके रखा हुआ है, किसको, एसोसिएटेड जो रिसेप्टर था, इसका नाम स्मूदन। अब ये जब इनहिबिट है तो सुफू एसयू एफयू क्या करता है, इसका फॉस्फोराइलेशन करने में हेल्प कर देता है। और कैसा फॉस्फोराइलेशन, इसका हाइपर फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। अब जैसे इसका हाइपर फॉस्फोराइलेशन हुआ, इसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। प्रोटियोलिटिक क्लीवेज क्या होता है भाई, कि प्रोटीन क्या करेगी, क्लीव कर देगी किसी प्रोटीन, दैट इज प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। एक तो प्रोटियोलिटिक बीटा बीटा कैटेनिन का क्या हो रहा था, प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन, है ना। डिग्रेडेशन और क्लीवेज में दो चीजों का डिफरेंस है, मतलब एक क्लीव होना मतलब तोड़ना, कि एक को दो पार्ट में तोड़ दिया, डिग्रेड होना मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो, काम के नहीं बचा हुआ है, यही बात समझ रहे हो। डिग्रेडेशन मतलब बिल्कुल नॉन फंक्शनल कर देना, को तोड़ के बिल्कुल खत्म ही कर देना, डिग्रेड, कि बीटा कैटेनिन है ही नहीं। प्रोटियोलिटिक क्लीवेज मतलब हो गया कि कोई प्रोटीन है आपकी, उसको आपने दो सेगमेंट में तोड़ दिया, लेकिन ये भी कुछ काम कर सकती है और ये भी कुछ काम कर सकती है। जैसे आप कहां देखोगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में, वहां पर क्या होता है आपका, कि फैक्टर का टूट के वो एक्टिवेट होता है, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है, तब जाके वो एक्टिवेशन हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है आपका, डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब तोड़ना। इसने तोड़ा इसको किसमें, CI75 में, किसको, क्यूबिटस इंटरप्टस को उसने तोड़ा। जब वो टूटा तो उसका कैसा हो, तो किस तरीके से तोड़ा, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज किया, उस प्रोटीन को तोड़ दिया। प्रोटीन प्रोटीन को जब तोड़ा तो जो CI75 वाला इसका जो पार्ट है वो मूव कर गया कहां पर, न्यूक्लियस में। उसने क्या काम कर दिया, उसने एक रिप्रेशर का काम किया। अब रिप्रेशर का काम किया तो क्या होगा, उसका क्या इंपैक्ट आएगा, कि जो जीन इसने एक्सप्रेस करवाने थे उसको रोक लिया। रिप्रेशर और एक्टिवेटर में डिफरेंस है ना। रिप्रेशर क्या करेगा, आपके टारगेट साइट पे बाइंड करेगा, प्रोमोटर पे बाइंड करेगा और उसका रिप्रेशन करवा देगा, जीन का एक्सप्रेशन नहीं होने देगा। एक्टिवेटर क्या करेगा, बाइंड करेगा और उस प्रोटीन का क्या करेगा, एक्टिवेशन करवा देगा। समझ रहे हो, यहाँ पे कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा आप लोग, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। चलिए रिपीट कर देते हैं। देखो बच्चे, हो क्या रहा है, आपका सिग्नल मॉलिक्यूल मींस आपका लाइगेंड, देखिए आप मानिए लाइगेंड आपका प्रेजेंट नहीं है यहां पर। जब लाइगेंड प्रेजेंट नहीं है तो ये आपका जो आपका रिसेप्टर है, दैट इज पैच रिसेप्टर, ये आपका स्मूदेंड को क्या करके रख रहा है, ये आपको इनहिबिट करके रख रहा है, या उसका बात करें तो उसका डिग्रेडेशन करा दे रहा है। अब ये प्रेजेंट नहीं है तो आपका एसयू एफयू जो है, ये क्या कर देते हैं आपके, ये आपका एक्टिवेट, या बोले इसको, इस कॉम्प्लेक्स इसको क्या कर देगा, सीआई को, क्यूबिटस इंटरप्टस को क्या कर दे रहा है, ये फॉस्फोराइलेट कर दे रहा है। जैसे इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ तो ये क्या हो जाता है, ये आपका टारगेट हो जाता है किसके लिए, एक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के लिए। जब प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हुआ तो सीआई जो था उसका एक 75, एक टुकड़ा मतलब बात कर सकते हैं, जो एक सेगमेंट है उसका, वो रिलीज हो जाएगा। जैसे ही वो रिलीज हुआ वो न्यूक्लियस में चला जाएगा, और जब वो न्यूक्लियस में चला जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये एज अ रिप्रेसर काम करने वाला है, कि जिस जीन ने एक्सप्रेस होना था यहाँ पर उसको उसने रिप्रेस कर दिया, जीन एक्सप्रेशन इसने रोक दिया। अब समझे आप, अंजलि आई आपको बात समझ में, यस सर। ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूँ, ऐसे पीयर प्रेशर में भी नहीं आना कि सबने सबको समझ में आए, बहुत हो सकता है कि सारे लोग ऐसे चुप बैठे हुए हो कि यार कोई और ही पूछ ले। तो जिसको समझ में ना, वो अपना भाई, उसका अपना वो क्या इंटरेस्ट है, वो पूछना जरूर है। तो समझ गए आप बात को, क्या कंडीशन हुई, क्या सिचुएशन बनी है। इसी को हम थ्योरेटिकल पार्ट में देख लो भाई। आपका पैच रिसेप्टर क्या है, आपका स्मूदेंट को क्या करके रख रहा है, आपका आपका ट्रैप्ड करके रख रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, उसका इनएक्टिव करके रख रहा है, उसका डिग्रेडेशन करवा दे रहा है। दूसरा, जब क्या हो रहा था इन द साइटोसोल, सीआई जो क्यूबिटस इंटरप्टस है आपका, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इज बाउंड विद, ये आपका इनके साथ में बाउंड है, सीयू एफयू और कॉस2 के साथ में बाइंड है और एफयू के साथ में बाइंड है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो काइनेज क्या करता है, सी के आई
प्रोटीन पीकेए जीएसके3, यहाँ भी इसका रोल है किसका, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज का, ये फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं आपके, शायद मैंने स्किप कर दिया इसको, हाँ ये मेंशन कर दीजिए आप, ये देख लेना, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इसके काइनेजेस को फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, मैंने सीएफयू बोल दिया था, एसयूएफयू बोल दिया था, ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये काइनेज में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दे रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन इन्होंने किया, जैसे इन्होंने फॉस्फोराइलेशन किया तो ये क्या कर देगा, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के लिए रेडी हो गया, कौन, आपका सीआई, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हुआ तो सीआई 75 एक सब यूनिट क्या होगा, उसे रिलीज हो गई, सब यूनिट बोले या फ्रैगमेंट बोले, फ्रैगमेंट रिलीज हुआ, वो एंटर करा आपके न्यूक्लियस के अंदर और उसने एज अ रिप्रेशर का काम कर दिया, रिप्रेशर का काम किया तो उससे क्या हो गया, ये टारगेट जीन का क्या होगा, रिप्रेशन हो गया, ये आप समझे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आ जाओ दूसरी तरफ भाई, जैसे आपका सिग्नल आया, सिग्नल ने बाइंड किया रिसेप्टर पे, अब रिसेप्टर पे बाइंड किया तो अब ये इसके पास वो पावर नहीं रही है, कौन सी वाली, स्मूदन को रोकने वाली, है ना, अब ये इसको रोक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया आपका, ये स्मूदेंट क्या हो गया आपका, एक्टिवेट हो गया, और इसका क्या हो गया, इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, अब इसको काइनेज क्या कर सकते हैं, फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं, जैसे इसको काइनेज ने फॉस्फोराइलेट किया तो अब ये जो स्मूदेंट प्रोटीन है, एसएमओ जो प्रोटीन है, ये क्या कर देगा आपके कॉस2 को और एफयू को फॉस्फोराइलेट कर देगी, हाइपर फॉस्फोराइलेशन कर दे रही है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करी जा रही है, जैसे इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गए तो आपके जो सीआई है ये फ्री हो गया, समझ रहे हो बात को, अब जब सीआई फ्री है अब ये इसको फॉस्फोराइलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये इनके साथ में अटैच नहीं है, बाइंड नहीं है, अब ये जब इसको फॉस्फोराइलेट नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या कर जाएगा, अब ये पूरी सब यूनिट जो क्यूबिटस इंटरप्टस है वो मूव कर गए किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, अब न्यूक्लियस के अंदर मूव कर दी तो अब ये क्या कर रहा है, ये एज एक्टिवेटर का काम कर रहा है, समझ गए, एक्टिवेटर का काम करेगा तो क्या होगा, जीन का एक्सप्रेशन होगा, और जीन का एक्सप्रेशन होगा तो हो गया ना डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, कि पहले जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे अब जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन हुआ नहीं हुआ, समझ गए बात को, समझ रहे हो ना, नहीं बाकी हुए ना, तुम तो अभी एक दो दिन तुम्हें लगेंगे एडजस्ट होने में, बाकी लोग आप समझ रहे हो क्या सिचुएशन हो रही है, कि रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है तो क्या कहानी बन रही है, रिसेप्टर के प्रेजेंट होते ही क्या होगा, स्मूदेंट एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट होगा, ये इसके पास क्या ताकतें आ गई, फॉस्फोराइलेशन की ताकत आ गई, फॉस्फोराइलेशन की ताकत कैसे, ये काइनेज हो गया, सीकेआई हो गया, इन्होंने इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया, जैसे ये फॉस्फोराइलेट हुए ये कॉस को और एफयू को क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेट कर दे रहा है, कॉस2 और एफयू फॉस्फोराइलेट हुए तो ये अब सीआई को जो पकड़ के रख पा रहे थे ये नहीं पकड़ पा रहे हैं, अब ये जब नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये सीआई क्या कर, अभी आजाद पंछी है, आजाद पंछी कहां मूव करेगा, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगा तो सीबीपी के साथ ये बाइंड कर रहा है, और सीबीपी के साथ बाइंड करने के बाद क्या कैसा काम करेगा, एज एन एक्टिवेटर का काम करने वाला है, और एक्टिवेटर क्या करते हैं, जीन का एक्सप्रेशन करवा देंगे, आगे दोनों में समझ क्या डिफरेंस हुआ है, यही चीज क्या है आपको थ्योरी में भी बताई हुई है, जो हेजहॉग है वो क्या कहता है, पीटीसी को एंडोसाइटोसिस नहीं कर पाएगा, जब वो एंडोसाइटोसिस नहीं कर पाएगा, और जो सॉरी हेजहॉग का एंडोसाइटोसिस होगा और उसका डिग्रेडेशन होगा, हेजहॉग का, अच्छा इसमें ऐसा इस तरह दिखाया हुआ, ठीक है कोई इशू नहीं, हेजहॉग का एंडोसाइटोसिस होने का डिग्रेडेशन हो गया, अब जब इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा तो ये उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा, किसको, स्मूदेंट को, स्मूदेंट एक्टिवेट रहेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाउंड है, कॉस2 को और एफयू को क्या कर देगा, वो फॉस्फोराइलेट कर देगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा तो वो अब क्या काम के नहीं रहेंगे, तो एसयू एफयू जो है रिलीज फुल लेंथ सीआई, पहले क्या हो रहा था आपका, डिग्रेडेड डिग्रेडेड नहीं सॉरी, क्लीव्ड, प्रोटियोलिटिक क्लीव्ड सीआई 75 था, आई थिंक सीआई 75 था, वो मूव कर रहा था न्यूक्लियस में तो ये एज ए इनहिबिटर काम कर रहा था, आप सोच रहे हो ना एक ही प्रोटीन है क्यूबिटस इंटरप्टस, कि अगर उसका सीआई 75 अगर पार्ट सिर्फ क्लीव्ड पार्ट अगर मूव कर रहा है न्यूक्लियस में, वो आपका ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर का काम कर रहा है, और अगर पूरा का पूरा सीआई मूव कर रहा है वो एक्टिवेटर का काम कर रहा है, तो अब क्या है यहाँ पर सीआई का डिग्रेडेशन नहीं होगा, सीआई का डिग्रेडेशन नहीं होगा तो क्या कर जाएगा, सीबीपी के साथ बाइंड करके क्या काम करने वाला है, एज एन एक्टिवेटर काम करेगा, एक्टिवेटर का काम मतलब उसके जीन का एक्सप्रेशन करवा देगा, क्लियर है भाई, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो भी सकता है क्योंकि अभी काफी टाइम के बाद आप देख रहे हो तो हो रहा होगा, बट अगर हो रहा है तो इसको क्या करेंगे आप, बहुत जल्दी इसको सुधारना पड़ेगा, देखिए दूसरी सिग्नलिंग की भी बात कर लेते हैं, आपके ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की अगर हम बात करें, टीएनएफ रिसेप्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस आपका फैक्टर है, तो ये आपका क्या है, आपका होमो ट्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, अभी आगे बताऊंगा कैसे, इसमें आपका फास्ट लाइगेंड टीएनएफ बाइंड करने वाला है, टीएनएफ फैमिली रिसेप्टर सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन, एनएफ कापा बीटा पाथवे और एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस, इसको छोड़ दिया, एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस हम जब एपोप्टोसिस हम पढ़ रहे हैं वहां हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका एनएफ कापा बीटा पाथवे काम करने वाला है, क्या क्या काम करता है ये काम करने वाला है, जैसे आप देखते हो क्या चीज, इन्फ्लेमेशन की जब हम बात करते हैं तो ये इसकी वजह से क्या है, जैसे आपके कुछ ये इम्यूनोलॉजी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कि जैसे कुछ इन्फेक्शन आ जाए तो उसके अगेंस्ट क्या है, बॉडी ने क्या करना है, इन्फ्लेमेशन,
देखते हैं ना कि भाई जो भी आ रहा है कि बाहर का कोई आया हुआ है, जैसे हम फीवर ही देख लेते हैं कि बाहर का जैसे क्या होता है, आपका एनवायरनमेंट, आपके अंदर कोई क्या कर गया है, आपके अंदर नहीं मतलब किसी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या होता है उसका फीवर वीवर आने लगता है। फीवर क्यों आता है? ताकि क्या हो, जो बैक्टीरिया आपके अंदर है उसका एक, हर किसी का क्या एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, किसी का भी हो, हम जैसे 37 डिग्री पर है, कोई बैक्टीरिया उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया जो असहज हो जाए। जैसे एग्जाम में मान लो आप एग्जाम में गए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देगा वो आपको बिल्कुल असहज बना देगा, क्वेश्चन देखिए आपका होश उड़ गया कि यार इस बार का पेपर तो क्या ही आ गया भयंकर, क्या है ये, होता है ना, ये वो जानबूझ के दिया हो गया है। किस वजह से? कि आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, अनकंफर्टेबल हो जाओगे, आप गलतियां करोगे, आप गलतियां करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस समझ रहे बात को? पर लेकिन आप अगर एक क्या बोलते हैं एक साउंड माइंड, आप लोग योगा योगा वाले लोग हो, आप एक क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेशन वाले लोगों को संयम बनाया कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगला तो आएगा अपने समझ वाला, उसको छोड़ दिया आपने। लेकिन आप वहां जिद्दी बनना दिखा रहे हो, नहीं नहीं ये क्यों नहीं, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो फंस गए वहां पे। तो एग्जाम भी इस तरीके से बना हुआ होता है कि ताकि आपको अनकंफर्टेबल कर दिया जाए, आप अनकंफर्टेबल हो, आप गलतियां करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दैट मींस आप जब स्ट्रेस कंडीशन आप कैसा बिहेव कर रहे हो, ये देखने के लिए क्या है कि एग्जाम का पैटर्न इस तरीके से बनाया गया है। तो सेम आप समझिए इसको चीज को कि जैसे ही बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, बैक्टीरिया आ जाए, तो बैक्टीरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को असहज करना पड़ेगा, और बैक्टीरिया कंफर्टेबल होगा तो अगेंस्ट लड़ जाएगा तुम्हारे इम्यून सिस्टम के भी, वो छिप जाएगा बॉडी के अंदर, घुस मतलब किसी सेल के अंदर बैठ गया, कर सकता है काम। लेकिन आपने एनवायरमेंट कैसा बना दिया, असहज, तो कह रहा है यार 37 डिग्री होना चाहिए था, ये क्या हो गया इस बार, टेम्परेचर बढ़ा हुआ क्यों है, वो अनकंफर्टेबल हो गया। अब अनकंफर्टेबल हो गया तो इजीली जो आपका कौन सा है इम्यून सिस्टम जो काम कर रहा है उसको टैकल कर सकता है, एक तरीका ये भी है। तो अब समझ लीजिए जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो आता है हमारी बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेशन वाला, वो किस वजह से आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि जो बॉडी के अंदर का जो नॉर्मल क्या बोलते हैं सिनारियो है उसको चेंज कर दे रहा हो, कि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन आया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल कंडीशन तो बैक्टीरिया आप देखो बढ़िया से ग्रो कर रहा है, लेकिन आपने क्या कर दिया, कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जब बॉडी जनरेट करी, तो वो बैक्टीरिया हो गया वो थोड़ा सा असहज हो गया, वो अनकंफर्टेबल हो गया, वो सोच रहा है कि पहले इससे बचूं या इम्यून सिस्टम से बचूं, तो ये कंडीशन बनती है इन्फ्लेमेशन वाली। अब देखो हो क्या रहा है, जो आपका ये आपका जो है टीएनएफ, जो ये एनएफ कापा बीटा जो पाथवे है, इसमें हो क्या रहा है कि जैसे आपका क्या है साइटोकाइन रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, कैसे एक्टिवेट हो रहे थे भाई ये, अभी हमने कल ही एक पढ़ा है, क्या हो रहा था यहाँ पर, किसी का कोई बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, ठीक है बैक्टीरियल डिग्रेडेशन भी समझ लीजिए होता है मतलब। हम्म, क्या होता भाई, आप लोगों ने कसम वसम तो नहीं खा के आए हो घर से कि मैं उसको मतलब आते हुए नहीं बताना है, ऐसा कुछ बोल के तो नहीं आए हो ना, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है यार। अभी शुरुआत हो रही है इस वजह से तुम लोग अभी वो पेस नहीं पकड़ पा रहे, ऐसा कुछ है या कुछ और रीजन है, क्या रीजन है, मैं जानने की कोशिश करूँ, पूछना चाहता है भारत, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको कल की चीज आपको ध्यान में नहीं रह रही है, मतलब बेसिक सा तो आइडिया होना चाहिए क्या होता है, कैसे सिग्नलिंग थी वो, नॉन रिसेप्टर टाइप जैक स्टैट पाथवे, कुछ याद आ रहा है? हम्म, तो अब देखो जैक स्टैट पाथवे आपका एक्टिवेट हुआ कब, कि साइटोकाइन आया है ना, जैक एक्टिवेट हुआ, जैक स्टैट को एक्टिवेट कर रहा था, याद है ना कुछ। अब वो स्टैट जो है आपका, स्टैट सिर्फ वो जो सिग्नलिंग कर रहा था न्यूक्लियस में जाके, डाइमराइजेशन, याद आ रही है कुछ चीजें, हूं नहीं है, हाँ या ना, एनआरटी के हाँ। अब देखो जैक स्टैट स्टैट का क्या डाइमराइजेशन हो रहा था, वो न्यूक्लियस में जा रहा था अपना काम कर रहा था, ऐसा भी हो रहा था, किसका, स्टैट का। तो जैक क्या करेगा, कभी कभी वो क्या कर देगा, एक प्रोटीन है आई के, इसको इनहिबिट करता है वो साथ में, मेरी बात समझ रहे हो, आई के क्या होगा आपका, जो आई कापा बी बीटा एट बी क्या है, ये बी अल्फा है माला, ये एनएफ कापा बीटा का आपका क्या है, मॉलिक्यूल है। तो जो ये आपका है ना आई के इज आपका आई कापा, और के मतलब ई आर के, मैप काइनेज, के मतलब काइनेज, काइनेज मतलब ये आपका क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा, इसको हम अगर बोले तो हम इसको आई के बोल सकते हैं, है ना, आई के को फॉस्फोराइलेट करने वाले एंजाइम को, एंजाइम का नाम बताया ना किस तरह का नोमेनक्लेचर होता है, कि जो ए को फॉस्फोराइलेट कर रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, ए काइनेज, जो बी को फॉस्फोराइलेट कर रहा है उसको हम बी काइनेज, ऐसे ही तो हमने नाम पढ़ा था ना, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो अब ये आई के क्या करता है आपका, इस सब यूनिट को, कौन सी सब यूनिट को, जो आई के बी अल्फा है, या आई के ही की बात कर दूं मैं, आई के को फॉस्फोराइलेट कर देता है, कौन,
IKK। मेरी बात को समझिए, ये जो काइनेज है इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। और ये अभी क्या है, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है किसका, आपका रेल ए P50 मिलके क्या है, और ये IK मिलके क्या, एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। जैसे इसका फॉस्फोराइलेशन होगा किसका, इस वाली सब यूनिट का, किसका, IK सब यूनिट का, इसका क्या हो जाता है, इसका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है, किसका, IK B अल्फा का। ये NF कापा बीटा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इस सेगमेंट का फॉस्फोराइलेशन हुआ, इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब जो इसने बांध के रखा होता किसको, रेल ए और P50 को जो बांध के रखा था, अब ये बांध नहीं पा रहा है। समझ रहे बात को, जैसे वहां पर बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन हो रहा था कब, जब GSK का था आपका एक्टिवेट था, GSK का फॉस्फोराइलेशन हुआ, वो काम नहीं कर पा रहा था, स्कैफोल्ड प्रोटीन का काम कर रहा था। स्कैफोल्ड प्रोटीन समझ रहे हो ना बात को, जो स्कैफोल्ड प्रोटीन क्या करती है, आपकी आपकी बाकी प्रोटीन को क्या कर रही है, अपने में बाइंड करके रखती है। ये स्कैफोल्ड प्रोटीन ने बाइंड करके रखा हुआ था, जैसे इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, इसका डिग्रेडेशन हो गया। अब जब डिग्रेडेशन हो गया तो ये फ्री हो गई आपके ये REIA या RELA और P50, जैसे ही एक्टिवेट हुई, अब ये फ्री है। फ्री होने के बाद क्या, इनका काम क्या है, आपका न्यूक्लियस में जाना। न्यूक्लियस में जाएंगी तो ये क्या कर, आपका RNA पॉलीमरेज वॉलीमरेज का बाइंडिंग करवा देगी, एज अ एक्टिवेटर काम करेगी, और इसका प्रोटीन का क्या करेगी, एक्सप्रेशन करवा देगी। मेरी बात समझ रहे हैं, क्या हुआ है, समझ रहे हो बात को भाई, कंफ्यूज हो रहे हो, ऑनलाइन आप लोग बताइए। सिंपल सी समझिए आप, ये कोई स्कैफोल्ड प्रोटीन है IKB, है ना। स्कैफोल्ड प्रोटीन क्या करती है, अपने साथ प्रोटीन्स को बाइंड अप करा के रखने में हेल्प करती है। इसने क्या करता, दो प्रोटीन को RELA और P50 को अपने साथ में बाइंड करा के रखा हुआ है। अब जैसे ही आपका क्या हुआ कि साइटोकाइन आया, साइटोकाइन कब आएगा, जब क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन आया, साइटोकाइन ने बाइंड किया अपने रिसेप्टर पे, कौन सा रिसेप्टर होगा वो, साइटोकाइन रिसेप्टर। साइटोकाइन रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो जैकस्टेट पाथवे एक्टिवेट हुआ। जैकस्टेट पाथवे एक्टिवेट हुआ तो एक एक तो क्या, जैक क्या कर रहा था, स्टैट को फॉस्फोराइलेट कर रहा था, दो होमोडाइमर बन रहे थे, वो न्यूक्लियस में जा रहा था, कुछ जीन का एक्सप्रेशन करवा रहा था। एक तो पाथवे होता, दूसरा पाथवे क्या था कि जैक ने क्या कर दिया, IKK को एक्टिवेट कर दिया। अब ये क्या है आपका, ये फॉस्फोराइलेज है। ये क्या कर रहा है, काइनेज है, सॉरी ये काइनेज है, तो ये इसका क्या कर रहा है, क्या कहते हैं इसको, स्कैफोल्ड प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कर दे रहा है। और जैसे आपका स्कैफोल्ड प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हुआ तो आपकी जो सब यूनिट है कौन सी वाली, जो REIA और P50 है, ये फ्री हो गई। ये फ्री हो गई तो ये न्यूक्लियस में चली गई। ये न्यूक्लियस में चली गई तो इन्होंने अपना जीन का एक्सप्रेशन करवा दिया। और कौन से जीन का एक्सप्रेशन करवा दिया, कुछ साइटोकाइंस जैसे TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ऐसे कुछ कीमोकाइन IP10 MCP, इन सब का इन्होंने एक्सप्रेशन करवा दिया। इन सब का एक्सप्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस आ जाएगा। क्लियर है। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्यों आया था, क्योंकि क्या सिग्नल आया बाहर से, मतलब समझ रहे हो ना, एक थोड़ा सा स्टोरी वे में भी समझ लो कि बाहर क्या था, इन्फेक्शन फैला हुआ है, कोई बैक्टीरिया आ चुका है सेल के अंदर, वो बैक्टीरिया सेल के अंदर आया तो साइटोकाइन रिलीज हुए। साइटोकाइन रिलीज हुए तो कुछ अनकंट्रोल, मतलब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल करना है बैक्टीरिया को, तो आप इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस दे रहे हो। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में क्या, आपका इंटरल्यूकिन वगैरह ये एक्टिवेट हो गए, IL-1 IL-6 ये एक्टिवेट हो गए, तो बैक्टीरिया कुछ आपका क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा, कि आपका इम्यून सिस्टम उसको क्या इजीली टैकल कर पाएगा। एक चीज तो ये हो गई। अब ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, पर इसको रुकना भी जरूरी है। समझ रहे हो ना, जैसे हमने देखा कई सारे में क्या, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की सिचुएशन बन गई थी, किसमें, कोविड में। मान लो कोविड में लोग क्यों मरे, कोरोना वायरस ने नहीं मारा, किस वजह से ज्यादा मरे हैं लोग, इस साइटोकाइन इन्फ्लेमेशन की वजह से, कि ये साइटोकाइन इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसने क्या कर दिया, मतलब ये सिग्नल क्या दे रहा है कि भाई बहुत तगड़ा क्या आ चुका, इन्फेक्शन आ चुका बॉडी के अंदर, आप किल करना शुरू करो। और बैक्टीरिया क्या, सॉरी, और आपका कोविड में क्या था, वो एक वायरस था। वायरस कहां जा रहा था, अटैक कर रहा था आपका लंग्स में। लंग्स में एल्वियोलाई सेल जो वहां पर है, उनको ये टारगेट कर रहा था। अब सिंपल सी बात होती है, जो हमारा बॉडी है ना, ये बॉडी क्या करेगी, अपने को बचाने का काम पहले करेगी, अपने को मतलब ओवरऑल को, ऐसा नहीं कि मेरी एल्वियोलाई सेल मर रही है, वो कहेगा एल्वियोलाई को मार दो। समझ रहे हो ना बात को, वो एल्वियोलाई को मारने का संकेत दे देगा कि भाई मार दो एल्वियोलाई को, लेकिन वायरस नहीं रहना चाहिए। इस चक्कर में क्या होगा, लोगों के एल्वियोलर जो सेल है, एल्वियोलाई में मेन एक्सचेंज का काम कौन करता है, लंग्स में, ये तो सेल कर रही है, जो O2 CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रही है, वो आपके एल्वियोलाई सेल की वजह से हो रही है। अब एल्वियोलाई सेल ही आपके टारगेट हो रही है, कौन, अपना इम्यून सिस्टम उसको मारने पे लगा है। एल्वियोलाई सेल खत्म, एल्वियोलाई सेल खत्म होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन एक्सचेंज सही से नहीं होगा, तो जो ऑर्गन है आपके अलग अलग ऑर्गन, वहां तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वाली कंडीशन बन जाएगी। तो लोग क्या हो गए हैं,
समझ रहे बात को? तो आपका ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ेगा बढ़ेगा एक लेवल तक, फिर इसको शट डाउन भी करना पड़ेगा। अगर शट डाउन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आपकी वो सिचुएशन बन जाएगी कौन सी, कि बॉडी अपने ही ऑर्गन को क्या करना शुरू कर देगी, किलिंग करना शुरू, मतलब उसको जहां बैक्टीरिया, मतलब वायरस है तो वायरस क्या कहां रिप्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट है ना, तो सेल को ये पता है कि इसमें वायरस प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट, कैसे पता चलता है, चलो वो इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, फिर नहीं तो आज ऐसा हो जाएगा कि आज तो कुछ ओवरडोज हो गया। चलो बेसिक सा कंसेप्ट समझ गए हो ना आप, इसकी क्या कहानी है भाई, कि इन्फ्लेमेशन आया, बाहर रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स की वजह से आपका साइटोकाइन रिसेप्टर एक्टिवेट, साइटोकाइन रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तो वहां पे जैक मॉलिक्यूल था, वो क्या करता, सेरिन थ्रेओनिन काइनेज था, वो आपका फॉस्फोराइलेट कर देगा आपके किसको, इस काइनेज को, ये काइनेज एक्टिवेट होगा तो आईके बीटा या आईके बी अल्फा को वो क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देगा, जिसकी वजह से इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा तो ये आपकी प्रोटीन फ्री, ये फ्री प्रोटीन मूव कर जाएंगे न्यूक्लियस में और जीन का एक्सप्रेशन करवाएंगे। जीन का एक्सप्रेशन कौन से जीन का, एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जिसमें आपका साइटोकाइन, कीमोकाइन, कुछ एडिशन मॉलिक्यूल्स वगैरह रिलीज होंगे और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आने वाला है, ये आप समझ लीजिए। साइटोकाइन स्टॉर्म, बहुत बढ़िया, किसने जवाब दिया ये, शिव मानव ने, शिवा, मतलब कोई गलत अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है भाई तो माफ करिएगा। अब समझ लीजिए, अब कई बार क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ना पड़ जाए, तो क्या हो जाता है, कुछ इनहिबिटर हम इनको इनहिबिट कर सकते हैं, ये साइकिल चल रही है, इस साइकिल कहां कहां इनहिबिट हो सकती है, पहले तो आप इसी को आई के इनहिबिटर आप डाल दें, वो क्या कर देगा, इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होने देगा, मेरी बात को समझे, इसका एक्टिवेशन नहीं होने देगा, अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ये इसको फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा, सिग्नल रुक गई। दूसरा, जो यहाँ पर प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन हो रहा था, इस प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन के इनहिबिटर ऐड कर दें, तो अब क्या होगा, इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा तो ये क्या हो पाएगा, ये रिलीज हो पाएंगे, अगर इसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ तो ये प्रेजेंट है, स्कैफोल्ड प्रोटीन प्रेजेंट है, तो क्या ये रिलीज हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, मेरी बात को समझे आप। अब ये रिलीज नहीं हो पाएंगी तो क्या ये सिग्नलिंग पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। और आगे स्टेप पे आ जाओ कि चलिए मान लिया कि ये डिग्रेडेशन भी हो गया, आप इसका क्या करो, जो न्यूक्लियर जो ट्रांसलोकेशन जो इसका हो रहा था उसको हम रोक दें, ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर ना कर पाए, तो क्या इसका आगे जाके इंपैक्ट कर पाएगी अपना, नहीं कर पाएगी। चलो ये भी हो गया, मान लीजिए हम जहां पर ये डीएनए से बाइंड कर रहा है हम वहां पर इनहिबिट कर दें, जो आपका ये सब यूनिट है REI और P50, जहां पर ये बाइंड कर रही होंगी, जैसे कोई एक्टिवेटर के साथ बाइंड, उस बाइंडिंग ना हो पाए, अगर बाइंडिंग नहीं हो पाएगी तो भी आपका जीन का क्या नहीं होने वाला है, आपका जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने वाला है, मेरी बात समझ रहे हो ना भाई, क्लियर है। अब जब जीन का जब आपका टारगेट जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है तो क्या ये बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, और ये नहीं बन पाएंगे क्या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, नहीं आएगा। तो कई बार देखा होगा आपने, कोविड वोविड में भी क्या दे रहे थे, वो इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह दे रहे थे ताकि क्या ना हो पाए, इन्हीं स्टेप को क्या कर लिया जाए, टैकल कर दिया जाए, कि कहीं इस यहाँ पे रोक ले, यहाँ पे नहीं रुका तो यहाँ पे रोक ले, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, और अलग अलग जगह स्टेप में क्या इसको, इस इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है इसको रोका जाए ताकि क्या ना आए, जो साइटोकाइन स्टॉर्म की जो हम बात कर रहे हैं, स्टॉर्म मतलब तूफान, कि साइटोकाइन फैल रहे हैं कहां पर, आपके आपके ब्लड के अंदर, वो नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो जो आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, मतलब तब नहीं यूज करेगा क्या, कि आपके क्या एल्यूलाई सेल को किलिंग कर दे, या अपनी ही सेल को किल कर दे, आपने क्या सप्रेस कर दिया, इम्यूनो सप्रेसेंट। समझ रहे हो बात को भाई, कोई कंफ्यूज तो नहीं है। ऑनलाइन में आप लोगों का क्या स्टेटस है भाई, हाँ जी बाकी लोग बताइए क्या स्टेटस है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है, बाकी लोग क्या है भाई, बाकी लोग, चलो सबको क्लियर है। चलिए फिर ये कहानी हो गई आपकी, इसके बाद क्या बच गया हमारा, ये फिर सारी उसकी थ्योरी है यार, आप लोग थ्योरी में देख लीजिए, एनएफ कापा बीटा क्या होगा इन रेस्टिंग सेल में क्या होने वाला है, एक्टिवेट जैसे ही होगा उसकी वजह से ये सारे क्या है रिस्पॉन्स है, ये एक्टिवेशन होगा, आईके के कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या आईके बी जो है आपका उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, आईके बी का डिग्रेडेशन होगा, तो आपका क्या होने वाला है, जो REIA और P50 है वो न्यूक्लियस में मूव कर जाएगा, और न्यूक्लियस में मूव करने के बाद क्या करने वाला वो इन सब का एक्सप्रेशन करवा देगा, ये सब का एक्सप्रेशन मतलब एक साइटोकाइन स्टॉर्म लाना, बाहर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लाना, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ये ले आते हैं। अब बता दीजिए आप, अगर अगर सफिशिएंट आज के लिए, ओवरडोज नहीं, ओवरडोज हो रहा है तो फिर तो मे भी इसको समाप्त कर देंगे, और अगर ठीक है तो कल इसको हम आगे कंटिन्यू कर लें, क्या स्टेटस है भाई, ऑनलाइन आप लोग बताइए कि इसको कंटिन्यू किया जाए या आप, क्योंकि आप बैक्टीरियल सिग्नलिंग, अब हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग हम लोगों ने पढ़ी है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि आपका GPCR, ये अब थोड़ा बैक्टीरिया की तरह आएंगे, थोड़ा सिंपल वे में काम करते हो, टू कंपोनेंट सिस्टम की तरह काम करेगा, कंटिन्यू किया जाए,
बाकी लोगों का क्या भाई, क्या मत है बाकी लोगों का? चलो कंटिन्यू करें करें, चलो ये देख लेते हैं फिर क्या। जब अब देखो यहाँ पर क्या था, टू कंपोनेंट सिस्टम। अभी क्या देख रहे हो आप, ट्रांसडक्शन जब हो रहा है सिग्नलिंग का, तो कई सारे स्टेप हो रहे हैं कि सिग्नल मॉलिक्यूल ने रिसेप्टर पे बाइंड किया, देन फिर वो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग साइक्लिक एमपी एमपी बनने के बाद, और हम बहुत ही फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हो रहा है, देन अलग अलग तरीके से ये सिग्नलिंग हो रही थी। यहाँ पर क्या करता काम करता आपका, जैसे बैक्टीरिया की बात करें, कुछ प्लांट्स की बात करें, तो यहाँ पर आपका टू कंपोनेंट सिस्टम काम करता है कि दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे, तो दो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपकी सिग्नलिंग कर पा रहे हैं। जैसे टू कंपोनेंट में आपका एक होता है आपका सेंसरी काइनेज, जो आपका हिस्टाडिन काइनेज होगा। सेंसरी मतलब जो सेंस करेगा। दूसरा आपका कुछ रिस्पांस रेगुलेटर्स होंगे, जो क्या करेंगे, वो सेंसरी काइनेज ने सेंस किया, रेगुलेटरी कुछ रिस्पांस करेंगे उस बेसिस। समझ रहे हो, टू कंपोनेंट हैं, दो ही कंपोनेंट काम करने वाले। पहला सेंसरी, जो सेंस करेगा कि भाई एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया को क्या है, एक सिंगल सेल है, वो तो पता होना चाहिए ना बाहर न्यूट्रिएंट कहां पर है। अब पता चला कि न्यूट्रिएंट लेफ्ट साइड में रखा, वो राइट साइड में भाग रहा है, उसके पास तो ब्रेन नहीं है ना, उसको तो आंखें भी नहीं है उसके पास कि कहाँ न्यूट्रिएंट पड़ा हुआ है या कहाँ टॉक्सिन पड़े हुए हैं। वो क्या करेगा कि जहां टॉक्सिन पड़ा है उससे दूर भागेगा, जहां न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसकी तरफ भागेगा। अब ये कहानी यहां पर चलेगी आपके टू कंपोनेंट सिस्टम पे। अब देखो क्या है, स्टिमुलस आया। स्टिमुलस मींस, ठीक है ठीक है। अब देखो सिंपल से क्या है, स्टिमुलस मतलब क्या होगा, स्टिमुलस क्या हो सकता है, स्टिमुलाई क्या है, एक तरह सिग्नल ही है। अब वो सिग्नल क्या था, अब गर्म है, ठंडा है, अच्छा है, बुरा है ना, नमकीन है, खट्टा है, जो भी है, मतलब ये क्या है, स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस मतलब क्या हो सकता है आपका, स्टिमुलस आपका हो सकता है कि कुछ, आप मान लीजिए फूड, न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट है, बैक्टीरिया को बताना पड़ेगा ना, पता कैसे चलेगा कि बाहर कहाँ न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड किया किस पे, रिसेप्टर पे, वो आपका क्या है, आपका सेंसरी डोमेन है ना। टू कंपोनेंट सिस्टम की मैंने बात करी, एक आपका सेंसरी होगा और एक आपका रिस्पॉन्डर होगा। जैसे ही आपका सेंसरी पे क्या करेगा, सिग्नल मॉलिक्यूल ने बाइंड किया, वो आपका रिसेप्टर कैसा है आपका, आपका ट्रांसमेम्ब्रेन होगा, एक पार्ट उसका कैसा होगा, साइटोसोलिक। क्योंकि ऐसा भी नहीं ना सब कुछ सेल के अंदर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि सेल के पास भी क्या है, कौन सी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हाँ, सेमी परमेबल है, तो कुछ चीजें आ सकती हैं, सब नहीं आ सकता है। वो कुछ चीजें क्या है, जैसे नॉन पोलर कुछ सब्सटेंसेस है, वो अंदर आ रहे हैं। पर आपका सिग्नल मॉलिक्यूल आया, उसने बाइंड किया, इसमें कुछ रिस्पॉन्स हुआ, जिसका वजह से क्या होगा, हिस्टाडीन पे क्या हो जाता है, एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। क्योंकि हमने बात करी यहाँ पर क्या चीज, कि हिस्टाडीन काइनेज है ना, इसका हिस्टाडीन पे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा, और जिसके वजह से क्या है, जैसे एक्टिवेशन हुआ, तो ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा किसके ऊपर, आपके रिस्पॉन्डर के ऊपर। समझ रहे हैं आप बात, क्या कहानी हो रही है, सिंपल सा, कि बाहर का स्टिमुलस मतलब आपका अच्छा बुरा कैसा एनवायरनमेंट, क्योंकि सेल है एक, बैक्टीरिया सिंगल सेल है, उसके पास वो वाला सिस्टम नहीं है, ब्रेन नहीं है कि वो पता कर सके कि यहाँ नहीं, सुपरमार्केट में जाना होगा, इस मॉल में चले जाओ। उसके पास क्या है, एक सेल है, सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और टू कैसा सिस्टम है, आप उसके पास आपके सेंसरी डोमेन प्रेजेंट है, कहां पर, सेल के सरफेस पे। अब सेल मूव कर रही है, उसको दिखा यहाँ पर क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, वो न्यूट्रिएंट बाइंड करा उसके रिसेप्टर पे, न्यूट्रिएंट बाइंड करा रिसेप्टर पे, तो अंदर क्या हुआ, कुछ फॉस्फोराइलेशन काइनेज एक्टिविटी आई, वो फॉस्फोराइलेट हुआ, फॉस्फोराइलेट हुआ, तो उसने क्या कर दिया फिर, वो एस्पार्टेट पे, कौन, हिस्टाडीन काइनेज, जो ये आपका सेंसरी रिसेप्टर है, उसने हिस्टाडीन काइनेज पे, हिस्टाडीन काइनेज पे नहीं सॉरी, एस्पार्टेट पे उसने क्या कर दिया, आपका फॉस्फोराइलेशन कर दिया। अब जैसे एस्पार्टेट फॉस्फोराइलेशन हुआ किसका, रिस्पॉन्डर का, तो वो क्या कर देगा, वो एफेक्टर जीन को रिलीज क्या एक्सप्रेस करवा देगा, और सेल के अंदर क्या कर ले आएगा, कुछ रिस्पॉन्सेस ले आएगा। यहाँ पर ये जरूरत नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियस में मूव करेगा, ये करेगा है, पता नहीं, न्यूक्लियस में मूव नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, देखिए बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। समझ के बाद सब साइटोसोल में पड़ा हुआ, डीएनए वहां पड़ा हुआ, आरएनए वहां पड़ा हुआ है, तो ये सिंपल से क्या करेगा, एफेक्टेड जीन का एक्सप्रेशन करवा दे, या कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस ले आएगा। नो न्यूक्लियस, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी है भाई क्या, आपका टू कंपोनेंट सिस्टम की, कि क्या होगा, एक आपका क्या है, आपका सेंसरी, और एक आपका रिस्पॉन्डर है। सेंसरी ने सेंस किया, मतलब सोचिए ना, एक अगार प्लेट है, अगार प्लेट या एक कोई आप कल्चर कर रहे हो, एक तरफ आपने न्यूट्रिएंट डाला, सेल वहां मूव करेगी, सेल जैसे वहां मूव करेगी, उसमें न्यूट्रिएंट है भाई, तो क्या करेगा, वो आपका सेंस करेगा, और उस तरफ को सेल और ज्यादा मूव करने लगेगी, और वहां क्या आपका अपटेक करने लगेगी, ग्लूकोज ग्लूकोज जो भी उसको चाहिए उसका अपटेक कर लेगी। तो दूसरी तरफ चले गया, जहां पर क्या आफ्टर का टॉक्सिन प्रेजेंट, तो सेल वहां से भागना शुरू कर देगी। तो ये उस तरीके का रिस्पॉन्स क्या करेगी, ये जनरेट करने वाली है। मेरी बात को समझ रहे हो, इसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं यार।
अच्छा ये सारा फिर इन्होंने दिया हुआ कि टू सिस्टम में क्या होगा, स्टिमुलस क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा, एक्टिवेशन और डायमराइजेशन होगा किसका, आपका रिसेप्टर का, मतलब किसके रिसेप्टर का, जो आपका स्टिमुलस है, क्या बोलते हैं इसको, जो आपका एक्सटर्नल जो आपका रिसेप्टर है या सेंसरी हिस्टाडीन जो काइनेज है वो क्या, उसका डायमराइजेशन होगा, एक्टिवेट होगा, एक्टिवेशन के बाद क्या, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होगा हिस्टाडीन में, ऑटो फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या, द फॉस्फो ट्रांसफर टू द रिस्पांस रेगुलेटर, रिस्पांस वाले पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा, और जो आपका रिस्पांस वाला है उसका एक्टिवेशन होगा, उसका कंफर्मेशन होगा, और फाइनली क्या कर देगा, वो रिस्पांस कर देगा आपका किस चीज का, जिस तरीके की रिस्पांस की जरूरत होगी। क्लियर है भाई? मतलब इसमें मैं टाइम नहीं लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आपके पास पीडीएफ मिल रही है, आप घर में इसको आराम से पढ़ोगे, है ना, एक तरफ पीडीएफ खोल दो, एक तरफ आप क्या करो, वीडियो चल रहा है, तो आप चीजों को दोनों को इजीली कोरिलेट कर पाओगे। अब देखो रेगुलेशन, अब एक इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं भाई, कि आपका ऑस्मोलैरिटी की बात करें, क्या होती है ऑस्मोलैरिटी, क्या होती है ऑस्मोसिस, बच्चे एसएचके कैसे एक्टिवेट होगा, एसएचके एक्टिवेट होगा आपके स्टिमुलस से, बाहर क्या है स्टिमुलस है, दैट मींस बाहर क्या है आपका, अगर अगर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है तो वो न्यूट्रिएंट वाला, मतलब एक ही एसएचके नहीं है, मतलब एक हम क्या कहते हैं, हम फैमिली बता देते हैं, एसएचके फैमिली, है ना। अब इसमें कई सारे होंगे, कुछ आपके क्या करेंगे, अच्छी चीजों को समझेंगे कि बाहर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट उस रिसेप्टर पे बाइंड कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई अंदर बाहर टॉक्सिन प्रेजेंट है, टॉक्सिन इस रिसेप्टर पे बाइंड करे, टॉक्सिन इस पे नहीं बाइंड करेगा, ऐसा ही कुछ क्या होगा आपका, सेंसरी डोमेन कोई दूसरा प्रेजेंट होगा, तब ये एक्टिवेट होगा, और जब ये एक्टिवेट होगा तो किसी और दूसरे आपके केस को रिस्पॉन्डर को एक्टिवेट करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, अलग अलग कई हजारों कह सकते हैं हम, इसके ऊपर क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, कौन से, आपके सेंसरी और रिस्पॉन्स वाले। अगर आपका ग्लूकोज, मतलब अगर न्यूट्रिएंट है तो ये एक्टिवेट हो रहा है, कुछ आपका दूसरी तरीके का, कुछ अगर प्रोटीन मान लें, प्रोटीन है तो कोई दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ आपके क्या है, दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग, तो कुछ टॉक्सिन्स है तो उसके लिए तीसरा एक्टिवेट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऑस्मोलैरिटी में मान लीजिए, अभी जैसे मैं एग्जांपल आपको दे ही रहा था, ऑस्मोलैरिटी में अगर डिफरेंस है, क्या होती है पहले ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोसिस क्या होती है, क्या होती है भाई ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस में होता क्या है कि सॉल्वेंट मूव करता है, कहां से, अभी तुम तो नए नए हो यार, तुम तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी अभी, क्या होती है ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लो टू हाई, लो टू हाई चलता है, कि लो, हाई टू लो नहीं होगा दोस्त, ऑस्मोलैरिटी में ये तो उल्टा होता है, कि ऑस्मोलैरिटी में क्या, आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट है, सॉल्यूट का नहीं, है ना, सॉल्वेंट मतलब वाटर, अगर एक में आप चीनी में, एक पानी में चीनी घोल दो आप, और बीच में आप एक मेम्ब्रेन रख दो, कैसी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, चीनी मूव कर जाएगी पल्ले में, नहीं, वहां पर क्या मूव करता है, वहां पर आपका पानी मूव करता है, और हाई प्रेशर की तरफ, मतलब जहां ज्यादा चीनी होगी उस तरफ को मूव करेगा कौन, पानी, समझ रहे हो ना बात को, तो क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम कौन से प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वो मूव कर जाता है, इसी की वजह से हमारा जो किडनी का फिल्ट्रेशन वगैरह है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप समझ लीजिए भाई कहां थे हम लोग, एक तो ये बंद हो गया ना, तो उसको दोबारा से ऑन करने में लगेगा टाइम, हाँ। अब देखो कुछ क्या है कि ऑस्मोलैरिटी की बात हो रही है, कि बाहर कैसा है, कि बाहर भाई क्या है, कुछ हाई वैसा वाला माहौल है, कैसा कि बाहर बहुत हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन है, अब हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया के अंदर का पानी है, लो टू हाई कंसेंट्रेशन में तो नहीं, एक बार आप देख लेना, मैं वैसे चेक कर लो जरा क्या होता है, हाई से लो की तरफ मूव करता है, नहीं लो टू हाई, लो कंसेंट्रेशन से, लो मींस जहां पर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन लो होगा उस तरफ से हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, या हम बोल सकते हैं हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वो मूव कर जाएगा, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर वही तो है कि कितने सॉल्वेंट उसमें, कितने सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, वो अपना प्रेशर बनाते हैं, उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। चलिए अब देखो, अब समझिए, अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या है, वाटर हो गई, क्योंकि हर चीज के अंदर क्या है, वाटर तो प्रेजेंट है, 70% तो वाटर के मान लो। तो अगर अब हाई ऑस्मोलैरिटी वाली कंडीशन में चला जाए, बैक्टीरिया को मैं कैसे रख दूं, एक हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन वाले मीडिया में रख दूं, तो क्या हो जाएगा, बस्ट क्यों होगा भाई, श्रिंक नहीं हो जाता है, श्रिंक हो जाए, पानी बाहर आ जाएगा, पर ऐसा ऐसा होता है बैक्टीरिया में, नहीं होता है, वो टॉलरेट कर जाता है, पानी में बैक्टीरिया रह रहा है, कौन से, साल्ट वाटर में, तो उसकी वजह से क्या देखते हैं कि वो क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ आपका ऑस्मोलैरिटी, ओएमपीएफ को किस तरीके से आपका ये रेगुलेट करता है, किसके थ्रू, इसी टू सिस्टम के थ्रू, वो देखने वाले हम लोग। अब देखो ये कहानी है भाई,
ये क्या है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये आपके क्या होगी फिर यहाँ पर कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, और ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, मतलब आपके बाहर सेल वॉल और आपके ये आपका पीएम है आई थिंक नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। समझ रहे हैं बात? बाहर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, मींस हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा, तो इस एरिया में भी क्या हो जाएगा आपका सॉल्ट कंसंट्रेशन, कौन से वाले पेरीप्लाज्मिक एरिया में। समझ रहे हो ना बात को, कि सेल वॉल और किसके बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो एरिया है वो कैसा है, उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और इसकी जो ऑस्मोलैरिटी की मैं बात करूं तो ये बाहर, बाहर मींस आउटसाइड द सेल, और इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में लगभग लगभग सिमिलर होती है। समझ रहे हैं हम बात, कि बाहर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्ट का तो यहां भी ज्यादा होगा, पर अंदर नहीं होगा, अंदर होता तो सेल की डेथ हो जाती। अब देखो क्या होगा, जैसे यहां पर क्या होगा आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, तो यहां पर ENVZ बच्चे दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा वैसा आ रहा होगा ना, ब्लरी सा आ रहा होगा, पीडीएफ में सही आ जाएगा। तो ENVZ जो है आपका ZP और ENZK, ये आपका फॉस्फोराइलेज और ये आपका काइनेज। फॉस्फोराइलेज क्या करता है, रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप का, और काइनेज क्या करता है आपका ऐड करता है कौन किसको, फॉस्फेट ग्रुप को। समझ रहे हो बात को? तो दो आपके क्या यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है, ये हम बात करें कि दो आपके पास क्या है, सेंसरी, सेंसरी प्रेजेंट है। वो सेंसरी क्या करते हैं आपके, एक आपका क्या फॉस्फेटेज जो रिमूव करेगा फॉस्फेट ग्रुप को, एक आपका काइनेज। समझ रहे हो बात को, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? उसका एग्जांपल है ये जो मैं अभी पहले बताया आपको, टू कंपोनेंट सिस्टम का। आपके क्या है कि दो आपके अलग अलग क्या है सेंसरी प्रेजेंट है, एक आपका क्या करता है फॉस्फोराइलेट करता है, एक आपका काइनेज करता है। अब समझो अब क्या चीज, लो ऑस्मोलैरिटी में क्या है आपका, ये फॉस्फेटेज वाला जो है पी वाला, ये एक्टिवेट हो जाता है, कि बाहर अगर इसको ये सेंस करेगा कि ये सेंसरी है, ये सेंस करेगा कि बाहर कैसी ऑस्मोलैरिटी है। ऑस्मोलैरिटी मतलब कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की लो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, कहां पर, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस किसकी तरह बिहेव करता है, जैसे बाहर का एनवायरमेंट है, तो अंदर का एनवायरमेंट पता चलेगा नहीं चलेगा? तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना ऑनलाइन में बच्चे, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कोई? हाँ, अब देखो क्या है कि इसको, ये जैसा बाहर का एनवायरमेंट है वैसा ही इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस का एनवायरमेंट होगा। ये क्लियर है? यहां पर अगर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है, दैट मींस आपकी हाई ऑस्मोलैरिटी है, तो आपका कौन एक्टिवेट हो रहा है, आपका काइनेज एक्टिवेट हो रहा है के। लो सॉल्ट कंसंट्रेशन है तो ये आपका कौन सा सेंसरी एक्टिवेट होगा, आपका फॉस्फेटेज एक्टिवेट होगा। समझ गए बात को, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए दूसरा इसका क्या, एक टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या होता है, एक आपका होता है क्या सेंसरी, दूसरा होता है रेगुलेटरी, है ना? तो रेगुलेटरी कौन है इसमें, OMPR, ये इसका क्या है, रेगुलेटरी है। मेरी बात समझे, OMPR क्या है, रेगुलेटरी है। अब ये समझ लीजिए आप बात को, OMPR आपका क्या है, आपका फॉस्फोराइलेटेड है या अनफॉस्फोराइलेटेड है, ये किस पर डिपेंड करेगा कि बाहर का एनवायरमेंट कैसा है, करेगा नहीं करेगा? क्योंकि जो आपका ये है कौन रेगुलेटरी है, ये क्या कर देगा, अगर लो ऑस्मोलैरिटी है तो ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा, दैट मींस रिमूव कर देगा फॉस्फेट ग्रुप को। समझ रहे हैं बात को? और अगर बाहर क्या हाई ऑस्मोलैरिटी है तो ये क्या काइनेज है, ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा। ये समझो आप बात को, नहीं समझो? यहां तक मतलब पहले तो ये वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, कि सिंपल आप क्या समझे हैं कि बाहर अगर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तो आपके क्या एक्टिवेट हो रहा है, आपका फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट होगा, डिफॉस्फोराइलेशन कर देगा, रिमूव कर देगा फॉस्फेट ग्रुप को। बाहर ऑस्मोलैरिटी कम है, तो सॉरी ज्यादा है, तो वो फॉस्फेट ग्रुप को एक्टिवेट कर देगा, काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, वो फॉस्फोराइलेशन कर देगा किसका, इस प्रोटीन का, कौन सी, OMPR प्रोटीन का। क्लियर यहां तक कोई कंफ्यूजन? समझ गए बात को भाई? अब आ जाओ रेगुलेटरी में। चलो रिपीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए, सबसे पहले सिंपल आप जीरो कर देते हैं बाद में, है ना? आपने एक बैक्टीरियल सेल लिया, है ना? बैक्टीरियल सेल को आपने हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रखा, दैट मींस वहां हाई ऑस्मोलैरिटी होगी, है ना? किस पे, मीडियम में आपने डाला। अब जब मीडियम में आप डाल रहे हो तो इसके अंदर क्या होता है, इसके आउटर सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की होती है ना, एक सेल वॉल होती है बाहर से, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस उसे बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, है ना? समझ रहे हो? पेरीप्लाज्मिक स्पेस में क्या है, आपका क्या है, आपका क्या होता है कि जैसे बाहर की ऑस्मोलैरिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो है नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ वॉल है, वॉल के थ्रू क्या होगा, जो बाहर का साल्ट कंसंट्रेशन वो अंदर आ जाएगा। तो यहाँ का अंदर का एनवायरमेंट, कहां अंदर का, पेरीप्लाज्मिक स्पेस का एनवायरमेंट और बाहर का एनवायरमेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा।
इतना समझे आप? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? अब यहाँ का एनवायरमेंट और मतलब बाहर का एनवायरमेंट और यहाँ का एनवायरमेंट सेम है, तो दैट मीन्स सेल को पता चल जाएगा कि बाहर कैसा एनवायरमेंट है इस स्पेस से, पेरिप्लाज्मा स्पेस से। अब यहाँ पर क्या आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसके ऊपर क्या आपके सेंसर प्रेजेंट है, जो सेंस करेंगे कि बाहर कैसी ऑस्मोलैरिटी है। कि भाई मेन तो ये है ना कि सेल के अंदर पता चलना चाहिए कि बाहर कैसा एनवायरमेंट है, और मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है या लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है। अब समझिए जो आपके ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये सॉरी ये जो आपके सेंसर प्रेजेंट है, ये सेंसर क्या है आपका, जब लो ऑस्मोलैरिटी होगी तो आपका फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट होंगे। पहले हम सिर्फ इधर वाले देख लेते हैं। फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हुआ तो ये क्या कर देगा, जो आपकी फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन होगी ओएमपीआर जो प्रेजेंट है, मान लीजिए इसमें अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, इसको क्या कर रिमूव कर देगा। समझे आप बात को? जैसे ये रिमूव हुआ, कौन, ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ, तो ये क्या कर देता है, इस रीजन को एक्टिवेट करवा देता है। ये क्या है, जीन्स है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे कौन से, एफ वाले को। ओएमपी एफ को ये क्या कर दे रहे हैं, एक्टिवेट कर दे रहे हैं। अब ओएमपी एफ का एक्सप्रेशन होगा, वो मूव कर जाएगा कहां पर, आपकी आउटर मेम्ब्रेन पे। अब आउटर मेम्ब्रेन पे मूव करेगा, ये है क्या, ये है आपके पोर्स, हम बता सकते हैं एक्वापोरिन टाइप के ये कुछ है, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन कैसे है, इसमें जो पोर साइज होगा, पोर साइज इसमें क्या होता है, ये सिंपल से मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर क्या होगा आपका लार्ज पोर साइज। लार्ज पोर साइज होगा तो ज्यादा पानी अंदर आ जाएगा, और कब तक पानी अंदर आएगा, जब तक ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इक्वल ना हो जाए। समझ गए बात को? तो अब जब लो ऑस्मोलैरिटी है तो ये क्या कर देगा, अपना पानी को अंदर बुला देगा, ताकि क्या हो जाए, ऑस्मोलैरिटी में बैलेंस रहे। समझ गए बात को? यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ये गहरा वाला हूं कर रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना, सबको समझ आ रहा है? भाई ऑनलाइन आप लोग बताओ मुझे एक बार, सिर्फ आधा कंसेप्ट को समझो, आप इधर वाली कहानी को समझो कि अगर बाहर ऑस्मोलैरिटी लो है तो पानी क्या करेगा, अंदर आ जाएगा। और पानी अंदर आने के लिए क्या है कि कुछ आपका कंपोनेंट सिस्टम काम कर रहा है, सेंसरी काम करेगा, सेंस करेगा, वो क्या करेगा, आपका डिफॉस्फोराइलेशन करेगा। डिफॉस्फोराइलेशन करेगा तो आपका ये पर्टिकुलर एफ वाला सेगमेंट क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। एफ वाला सेगमेंट एक्सप्रेस हो रहा है तो उसके रिसेप्टर ऊपर जाए, वो प्रोटीन ऊपर जाएगी, और एक तरीके से कुछ एक्वापोरिन टाइप है। एक्वापोरिन क्या करेंगे, और लार्ज साइज के हैं, तो आपका मूव क्या होगा, आपका जो आपका क्या कहते हैं उसका नाम, जो वाटर है, सॉल्वेंट है, वो मूव कर जाएगा अंदर सेल के अंदर। बट एक नॉर्मल कंडीशन तक, मतलब एक सिंपल सी कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल कंडीशन तक क्या करने वाला है, ये मूव करने वाला है। क्लियर है भाई? हाँ जी। अब दूसरी तरफ आ जाओ कि बाहर ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा है ना, बाहर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है मतलब कि बाहर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। बाहर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर ये ओपन रहे तो सॉल्ट वाटर क्या कर जाएगा, अंदर से बाहर मूव कर जाएगा, और शेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। अब बैक्टीरिया ने बचाना है खुद को, तो अब यहां पर क्या होगा, आपके कुछ दूसरे, कौन से वाले, के वाले, मतलब काइनेज एक्टिवेट होंगे। काइनेज एक्टिवेट होगा तो ये जो इसका क्या है, रेगुलेटरी जो है, ये रेगुलेटरी में क्या करा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। जैसे इसका रेगुलेटरी का फॉस्फोराइलेशन होगा, तो अब जीन जो पहले इसको एक्सप्रेस कर रहा था, अब ये सी वाले को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। समझे बात? अब जब सी को एक्सप्रेस करेगा तो ओएमपी सी आपका कहां चलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी आपके सेल वॉल पे चले गए, और इनका क्या है, इनका थोड़ा सा पोर साइज की हम बात करें तो उसका क्या लास्ट था, इसमें स्मॉल पोर साइज होगा, ताकि पानी क्या ना बहुत ज्यादा सॉल्वेंट बाहर ना चला जाए, सेल श्रिंक ना हो जाए, सेल की डेथ ना हो जाए, बैक्टीरिया सेल की डेथ ना हो जाए। तो इस तरीके से कुछ ये क्या करते हैं, और भी कई सारे वे होंगे। एक एग्जांपल ये है कि इस तरीके से भी क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है किस चीज को, ऑस्मोलैरिटी को। क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑनलाइन आप लोग बताइए भाई। नाउ क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था इसका भाई फंडा। ये चीजें फिर इसमें पूरी डिटेल में दी गई हैं कि लो ऑस्मोलैरिटी होगी तो आपका ये जेड पी वाला एक्टिवेट हो जाएगा, जेड पी एक्टिवेट होगा तो ये फर्दर फर्दर ये प्रोसेस करने के बाद एफ वाले को एक्सप्रेस करवा देगा। एफ वाले का क्या लार्ज पोर साइज है, कहीं प्रोमोट साइट्स एक्टिवेट ओएमपी एफ एक्सप्रेशन, लार्ज पोर साइज, लार्ज पोर पोरिन होंगे फॉर डाइल्यूट एनवायरनमेंट, जब डाइल्यूटेड एनवायरनमेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपके सी वाले एक्सप्रेस होंगे, इनके स्मॉल पोर साइज होगा फॉर कंसंट्रेटेड, जब बाहर बहुत कंसंट्रेटेड हुए में उस समय ये काम करने वाला है। चलिए क्लियर है। देखते हैं कितनी स्लाइड्स हो रहा है, एक दो स्लाइड और।
अब थोड़ा सा क्वारम सेंसिंग भी कर लेते हैं ताकि आपका ये पूरा क्या बोलते हैं सिग्नलिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो क्वारम सेंसिंग में मैंने बताया था कि, कि जो बैक्टीरिया एक तरीके से और भी सेंस करता है ये कि सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है बाहर, और जब ये बाहर से रिलीज कर रहा है सिग्नल मॉलिक्यूल को, तो सिग्नल मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बाहर बढ़ेगा, है ना। कोई कोई बैक्टीरिया है, मान लो एक बैक्टीरिया है मानो, और ये क्या कर रहा है कि एक सिग्नल को रिलीज कर रहा है। दो बैक्टीरिया होंगे तो दो सिग्नल को रिलीज करेंगे, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं कि दो सिग्नल को रिलीज करेगा। ऐसी चार बैक्टीरिया होंगे तो चार सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे, ऐसी पांच होगा तो पांच होगा। तो अब क्वारम सेंसिंग में क्या होता है, व्हेन थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया, अब मान लीजिए एक थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन हो गई, कैसे पता चलेगा थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन हो गई है? इन सिग्नल को सेंस करके, कि मान लीजिए 1000 सिग्नल मॉलिक्यूल बाहर आ गए, दैट मींस कितने बैक्टीरिया हैं? 1000 बैक्टीरिया एक एक को सिग्नल को रिलीज कर रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो दैट मींस अब 1000 बैक्टीरिया बाहर प्रेजेंट है। अब 1000 बैक्टीरिया प्रेजेंट है मींस उसका मतलब क्या है कि हम मेजॉरिटी में आ गए। पहले मतलब 2 थे, 4 थे, 6 थे, 8 थे, 10 थे, तो काम कर रहे थे, लेकिन क्या नहीं थे, बहुत कम थे। तो वो क्या करेंगे, आपके ये थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन को क्या करेंगे, अब बैक्टीरिया को रीच, जब ये थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन बैक्टीरिया की रीच हो जाएगी, तो ऑल बैक्टीरिया इन अ गिवन पॉपुलेशन गिव रिस्पॉन्स, और इसी को हम बोलते हैं क्वारम सेंसिंग। क्वारम सेंसिंग में क्या है कि बैक्टीरिया हमारे एक थ्रेशोल्ड को पार कर चुके हैं, ये बैक्टीरिया को पता चलाना है। मुझे पता चल जाए आप लोगों को कितना समझ में आया है वो तो मैं नहीं पता कर पा रहा हूं, पर बैक्टीरिया को पता चल जाता है किस चीज का, कि हम बैक्टीरिया कितने हो चुके हैं एनवायरनमेंट में। कैसे पता चलता है कि वो सिग्नल मॉलिक्यूल को बाहर डाल रहे हैं। अब सिग्नल मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है ज्यादा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उस बैक्टीरिया पे, क्योंकि बैक्टीरिया उसको रिलीज कर रहा है। तो इस सिग्नलिंग के थ्रू क्या करते हैं, इनको बैक्टीरिया को अपना आइडिया लगता है कि हमारी क्या पॉपुलेशन है। इसी को हम बोल रहे हैं क्वारम सेंसिंग। समझ गए बात? और इसी को बोलते हैं सोशल कोऑपरेटिव बिहेवियर, मतलब सोशली हो गए, समाज के साथ तो जी रहे हैं, उनको पता है कि भाई अगल बगल में क्या चल रहा है, तो सोशल बिहेवियर ही तो हो गया ये। अब देख लीजिए इसमें क्या होता है, इसके मैंने एग्जांपल आपको लास्ट टाइम दिए थे। तो सिंपल से इसका क्या है कि जैसे ही आपका एक थ्रेशोल्ड पार हो जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया बायोल्यूमिनेसेंस वो क्या करते हैं, आपकी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन, अच्छा लाइट प्रोडक्शन, वो लाइट प्रोडक्शन कर देंगे। उसका एग्जांपल है विवरियो फिशरी। ये क्या करता है, फिशेस के टेल में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, और जैसे ही एक सेंस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़िया हो गई, वो फिश का चमकना शुरू हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो एक थ्रेशोल्ड पार कर चुके हैं, कुछ सिग्नलिंग उनके अंदर हो रही है, उसी को हम क्वारम सेंसिंग बोल रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि एसाइल, मतलब ये भी दिया हुआ है कि एसाइल होमोसेरिन लैक्टेन, मतलब इसमें ये मॉलिक्यूल आपका क्या करने वाला काम करता है, ये क्या है, लाइट प्रोडक्शन इन सिम्बायोटिक ऑर्गन्स। ये बैक्टीरिया किसके साथ में, फिश के साथ में सिम्बायोसिस में रह रहा है। वो फिश बेचारी, देखा होगा कई फिशेस को देखा होगा, तो किसी की टेल चमक रही है, एक का तो क्या सर पे ही वो रह रहा है निकला हुआ, एंटीना टाइप है, तो एंटीना ही चमक रहा है। तो किस वजह से, इन बैक्टीरिया की वजह से वो चमक रहे हैं। दूसरा आपका टॉक्सिन का प्रोडक्शन बात करें, तो सीडोमोनास जैसे हो गया आपका, ये क्या करता है आपका, ये मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है जिनको सेंस कर रहा है वो। जैसे यहाँ पर क्या है, एसाइल होमोसेरिन होगा, एसाइल होमोसेरिन लैक्टोन, तो ये क्या है, वो सिग्नल मॉलिक्यूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको जिसको बाहर सेंस किया जा रहा है कि कितने हो चुके हैं। ऐसे ही जब टॉक्सिन प्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पर कुछ एएचएल होगा, इसको सेंस करेगा, और उसका क्या है, विरुलेंस फैक्टर्स एंड एक्सोटॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर देगा, उससे पहले नहीं कर रही हो। 30 सेकंड से पहले टॉक्सिन रिलीज करेगी तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिन क्या कर देते हैं, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देंगे, उससे पहले वो क्या कर देगा, किलिंग कर देगा उस बैक्टीरिया की। अपनी पॉपुलेशन जब तक ठीक ठाक नहीं हुई, ये शांत बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं ना बात को, थोड़ा सा आप ऐसे कोरिलेट करोगे, आपको चीजें बेटर वे में समझ में आए। फिर आप स्पोरुलेशन बैसिलस सब्टिलिस की बात करें, तो कुछ ओलिगोपेप्टाइड ये रिलीज करते हैं, जो क्या करेंगे, इनहिबिशन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि जब तक ये क्या करें, इनहिबिट कर देंगे स्पोर का फॉर्मेशन का। ऐसे आपके कॉम्पिटेंस की बात करें, कॉम्पिटेंस फैक्टर जनरेशन, तो क्या कर देंगे, ये स्ट्रेप्टोकोकस जैसे आपका निमोनिया है, तो ये कॉम्पिटेंस क्या होते हैं कि बाहर से आप अपटेक कर लो, फॉर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए पड़ा हुआ है सेल में, सेल में नहीं सॉरी, सेल से बाहर पड़ा हुआ मीडिया में, उसको अपटेक करना, दैट इज नोन एज कॉम्पिटेंस। जैसे हम इकोलाई वगैरह जब हम लोग एक्सपेरिमेंट लगा देते, हम लोग कई सारे, आप लोग भी शायद जब पीएचडी में जाओगे तो करोगे इस तरीके से, तो सेल को पहले कॉम्पिटेंस बनाना पड़ता था, ताकि वो क्या कर सके, प्लाज्मिड को अपटेक कर सके। सपोज आपने कोई जीन एक्सप्रेस करवाना है, तो कैसे कराओगे, जीन ऐसा तो नहीं है ना, मीडिया में जीन रख दो, सेल के बाहर मीडिया में जीन पड़ा हुआ है, एक्सप्रेस हो जाए, उसको कहाँ जाना जरूरी है, बैक्टीरिया के अंदर जाना जरूरी है। और बैक्टीरिया के अंदर कब जाएगा, जब सेल कैसी होगी आपके, कॉम्पिटेंस होगी। तो ऐसे कुछ कॉम्पिटेंस फैक्टर है, डीएनए अपटेक फ्रॉम जेनेटिक अपटेक फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। हमने देखा ना बैक्टीरिया बैक्टीरिया कर लेता है ये काम। ऐसे ही कुछ क्या है, बायोफिल्म का प्रोडक्शन, फिल्म कौन सी, सैयारे नहीं, कि आपका क्या कि सेल ग्रो कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, अपने बाहर एक फिल्म का प्रोडक्शन कर देंगे। वो फिल्म प्रोडक्शन क्यों करी है उन लोगों ने, वो प्रोटेक्ट करेगा उसका, वो कैसा एनवायरमेंट बना रहा है कि कोई टॉक्सिन आपने मेडिसिन खाई, वो एक्ट नहीं करेगी किस पे, उस बैक्टीरिया में। समझ गए हम बात,
कहानी समझ में आ रही है ना आप लोगों को, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? तो ये आपके क्या है, क्वारम सेंसिंग। क्वारम सेंसिंग मतलब क्या है कि आपकी एक पॉपुलेशन ने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया, तो उसके बाद वो खुद किसी तरीके की सिग्नलिंग कर रहे हैं। वो सिग्नलिंग आपकी कैसी हो सकती है, बायोल्यूमिनेसेंस हो सकती है, वो आपका कैसा हो सकता है, टॉक्सिन प्रोडक्शन हो सकता है, तो उसके बाद ही सेल टॉक्सिन का प्रोडक्शन कर, स्पोरुलेशन, स्पोर्स का फॉर्मेशन करना, आपका कॉम्पिटेंस फैक्टर जनरेशन करना कि भाई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन डीएनए को अपटेक करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आपकी क्या होनी चाहिए, सेल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, और बायोफिल्म का प्रोडक्शन करना। क्लियर है भाई, समझ में आई बात? और कुछ है? अब क्वारम सेंसिंग में क्या है कि आप छोटा सा एग्जांपल है, इसके हम डिटेल फिगर वगैरह में नहीं जाते हैं। जैसे आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, वो आपका एसाइल होमोसेरिन लैक्टोन का प्रोडक्शन करते हैं। और कैसा नेचर का होता है ये? आपका नॉन पोलर नेचर है। नॉन पोलर होगा तो क्या कर जाएगा ये? सेल से इजीली बाहर आ जाएगा, और सेल से इजीली बाहर आ जाएगा और सेल के इजीली अंदर भी आ सकता है। तो ये क्या करेगा, कुछ रिसेप्टर को बाइंड करेगा, और जब वो रिसेप्टर सेंस करेंगे कि भाई हम लोगों ने पर्टिकुलर लेवल हमने अचीव कर लिया है, तो ये क्या करने लग जाएगा, आपका फ्लोरोसेंस करने लग जाएगा। ये आपकी जो बाकी सारी प्रोसेसेस हैं, ल्यूमिनेसेंस करना शुरू कर दिया उसने, क्या स्पोर्स का फॉर्मेशन शुरू कर दिया, ये सारा पार्ट ये प्ले करने वाला है। दूसरा एक एग्जांपल ले लें हम ग्राम पॉजिटिव का, तो ये कुछ ओलिगोपेप्टाइड को रिलीज करता है। अब ओलिगोपेप्टाइड है तो पेप्टाइड कैसे होता है, पोलर नेचर के होते हैं। इनके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे, सरफेस में प्रेजेंट होगा, सरफेस में प्रेजेंट होगा, और स्पीसीज स्पेसिफिक होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे बैक्टीरिया ने डाला और कोई दूसरा बैक्टीरिया पकड़ के कि हाँ हाँ हमारी पॉपुलेशन बहुत हो गई है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही क्या होगा, एक बैक्टीरिया ने डाला है, एक बैक्टीरियल स्पीसीज ने डाला है, तो दूसरी बैक्टीरियल स्पीसीज को सेंस नहीं कर सकती। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, आपके स्पीसीज स्पेसिफिक है। क्लियर है भाई, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। अब देखो जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, वो आपने ऐसे करना है। कैसे? कि आपने क्या पढ़ा, रिसेप्टर पढ़ा। पहले हमने कौन सा पढ़ा, न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर हम लोगों ने देखा था। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर जब हमने देखा है, ये क्या है आपके जो इजी नोट्स जिनकी मैं टेबुलर फॉर्म के आपसे बात कर रहा था, कैसे आप बनाओगे, कुछ इसमें बहुत चीजें अभी मिसिंग भी हो सकती हैं, बट जो मिस है वो आप ऐड करोगे। कैसे? जैसे आपने बात करी भाई सिग्नल मॉलिक्यूल क्या था, तो क्या थे, इंट्रासेलुलर सिग्नल, या न्यूक्लियर फैमिली के जो हमारे क्या है रिसेप्टर है, उनके सिग्नल मॉलिक्यूल क्या थे, जोर से, और कैसा नेचर था उनका, नॉन पोलर थे। तो आपके क्या है, जितने भी आपके कैसे हार्मोन थे, सेक्स हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल ड्राइव्ड जो हार्मोन थे, वो उनके क्या है आपके, समझ रहे हो बात को? दूसरा कि उनका रिसेप्टर कहां, कौन सा वाला भाई, टाइप 1 टाइप 2 रिसेप्टर की मैंने बात करी थी, है ना? तो आपका टाइप 1 रिसेप्टर इनके लिए प्रेजेंट है, इनके लिए टाइप 2 रिसेप्टर क्या था, टाइप 1 टाइप 2 रिसेप्टर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर रिसेप्टर थे, होमोडाइमर बनाते थे, वो अंदर जाके हेटेरोडाइमर बन रहे थे, कौन से में, टाइप 2 में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपका रिसेप्टर की लोकेशन क्या है, यहाँ पर मेंशन कर दो आप। ऐसे आपका इसका फंक्शनल रोल क्या है, इसका जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन है, क्योंकि न्यूक्लियस में जाएंगे तो जीन का एक्सप्रेशन करवाएंगे। तीसरी, प्रोटीन एक्टिवेशन की बात करें तो कौन सी प्रोटीन एक्टिवेशन कब होगी, जब ये होमोडाइमर बना रहे थे, यहाँ पर हेटेरोडाइमर बन रहा था। तीसरी अगर मैं बात करूं, एंजाइम इन्वॉल्व कौन कौन से हो रहे हैं, आप ऐसे लगते हो ना, इसमें हैट इन्वॉल्व हो रहा था, यहाँ पे एसिटाइलेज ट्रांसफरेज है ना, वो एसिटाइलेशन कर रहा था। चौथी बात करूं, इनहिबिटर कौन कौन से हैं, जैसे उसमें HSP90 बाइंड करके रख रहा था, जो क्या था आपका, HSP90 क्या था, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन क्या करते हैं, इसको इसको रोक के रख रहे थे कि फालतू में क्या आपके सिग्नलिंग को प्रोसेस ना करे। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब सोचिए आप, इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है। सपोज आप न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर की मैं बात करूं, क्या ही क्वेश्चन आ जाए, इससे बाहर कुछ आएगा? यही तो पूछेगा, इससे ज्यादा क्या पूछ लेगा कि कौन सा रिसेप्टर रहता है, रिसेप्टर कौन से टाइप का होगा, कहां पर सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, इसी के बारे में पूछेगा। और आपको अगर इतनी इन्फॉर्मेशन पता है तो भाई मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए मिस क्वेश्चन। समझ गए बात को? ऊपर से आप इसमें और क्या कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती है, आप PYQs लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या हो जाएगा कि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली, मैं छूट सकती चीजें मेरे से भी छूटेंगी भाई, सब चीज तो नहीं हो पाती है ना। आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली तो आप उसको इसमें ऐड ऑन करो, आपकी टेबल सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग टेबल बनेगी। और ऐसे आपने सारे रिसेप्टर का बना दिया, सिग्नलिंग पूरी हुई, आराम से आराम से सिग्नलिंग पूरी होगी। अब सिग्नलिंग पूरी होगी तो भाई सिग्नलिंग से कैसे आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, मैं तो वो नहीं समझ पा रहा हूँ। समझ गए बात को? तो कोशिश करो आप इस तरीके से करने का, और हो सके आप इसमें मेंशन भी कर दो भाई कि भाई पिछली बार एस्ट्रोजन के बारे में क्वेश्चन आ गया, आप लिख दो उसमें एस्ट्रोजन में एक क्वेश्चन आया है, मतलब कुछ भी इस तरीके से तो पता तो चले कि इस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है, इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पता तो होना चाहिए सारा। बट कहां से क्वेश्चन आ रहा है, अब उससे आपको बेसिक आइडिया भी लग गया है कि कहां से किस पोर्शन से वो ज्यादा पूछ रहा है। एक तो आपके पूरे नोट्स बनेंगे, हाँ भाई ऑनलाइन में आप लोग जितने अभी जुड़े हुए हो सारे, एक तो प्रॉपर नोट्स बनेंगे, जो क्लास चल रही है आप घर जाओ, क्लास हुई 2 घंटे की क्लास हुई, 2 घंटे आप नोट्स बनाओ, 2 घंटे बन जाने चाहिए, 2 घंटे में आपके नोट्स बन गए। और साथ में क्या है, आप
जिस दिन आप संडे वनडे हो रहा है, आप ऐसे टेबल बनाने की कोशिश करो कि आपने देखो जब नोट्स बनाओगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो आप उसको अब शॉर्ट से शॉर्ट जितना शॉर्ट हो सके उसको उस तरीके से बनाने की कोशिश करो। अब क्या हो सकता है, इससे शॉर्ट तो कुछ हो नहीं सकता भाई, टेबल फॉर्मेट। इसीलिए मैं लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला था भाई कि टेबल बनाओ। आप टेबल बनाओगे नई चीजें मिस होंगी, मैं बता रहा हूँ आपको। और जब एग्जाम आएगा ना, रिवीजन करना होगा, क्या रहेगा, एक पेज सेल सिग्नलिंग कंप्लीट। तो कोशिश करो इस वे में आप काम करो, है ना। तो बस यही था भाई आज की क्लास के लिए भाई।